Today, my dear students, we shall be doing a very, very, very important chapter. Why is it important chapter? Because practical life में सबसे ज़्यादा अगर हमें कुछ यूज़ आता है इनकम टैक्स का तो वो ये है TDS, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स. इसमें कुछ मेजर अमेंडमेंट्स हुए गए हैं, right? These amendments are related to certain provisions, related to certain rates, my dear students. Okay, so today's session is very, very, very important, very, very, very technical. सबसे पहले तो हम लोग बेस देख लेते हैं कि TDS में एक्चुअली होता क्या है. ओके, यस, लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड कि व्हाट इज द बेस दैट एक्चुअली हैपेंस इन TDS. Please take care, my dear students. Please stay home. Please stay safe. The situation out there is scary. It's crazy out there. It's crazy out there. पता नहीं किसी के पास कुछ पता नहीं. एक बार हॉस्पिटल में चले गए तो ना हम उस इंसान को वापस देखेंगे कि नहीं, ये भी हमें पता नहीं है. ओके, सो प्लीज़ प्लीज़ बी सेफ. कोई बात नहीं, और 2 महीना बोर हो जाएंगे लाइफ में, उतना ही होगा ना. उसके बाद पूरी ज़िंदगी है अपने को एंजॉय करने के लिए. प्लीज़ बी सेफ, माय डियर स्टूडेंट्स. प्लीज़ बी सेफ. ओके, नाउ व्हाट इज TDS? लेट अस अंडरस्टैंड. ओके, पहले बेसिक समझते हैं. Okay, and then from that we will begin the flow of chapter. Okay, very important chapter. इसमें question बनेगा ही exam में. Major amendments have been introduced in the provisions as well as in the rates. I repeat again. Okay, yes. Now there is one person, my dear students. Say, this person is Mr. A. Okay, this person is Mr. A, my dear students. And then there is one Mr. B. There is one Mr. B. Okay, now when, my dear students, Mr. A makes payment to Mr. B, okay, तो मानो कि Mr. A का बिजनेस है या मानो प्रोफेशन है. तो जब Mr. A अपने बिजनेस के लिए कोई पेमेंट Mr. B को करेगा तो what happens here? In the hands of Mr. A it is expense, whereas in the hands of Mr. B it is income. Correct? करेक्ट. अब मुझे एक बात बताओ, माय डियर स्टूडेंट्स, एक बात बताओ कि इफ़ यू आर अ बिजनेसमैन एंड इफ यू हैव इनकर्ड, माय डियर स्टूडेंट्स, इफ यू हैव इनकर्ड एनी काइंड ऑफ पेमेंट्स, okay, if you have made any kind of expenses, if you have made any kind of payments, incurred any expenses for the business, who lost her father? I just know that Surbhi's father, Chandrika and Surbhi were in contact with me recently. तो he passed away. Oh my God, ये तो 2 दिन पहले की बात है. She was so worried. तो सुरभि के पापा के साथ यही हुआ. उन्होंने वैक्सीन लिया एंड वैक्सीन लेने के बाद उनको ये प्रॉब्लम स्टार्ट हुई. He was absolutely fine till he took the vaccine. Oh my God, I didn't know this. I came to know right now that Surbhi lost her father due to COVID. When we received the news of my friend today, oh my God, वो बोलते ना पैर के नीचे से ज़मीन खिसकती तो कैसा फील होता है. ये सिर्फ सुनने में कुछ नहीं लगता, बट जब खुद के साथ होता है ना, when it actually dawns upon you, then you know that how it happens and how it feels. Never mind. Okay, before I break down in front of you, let's continue. I'll definitely contact Surbhi today. It's very sad to know about the demise of her father. Okay. All I know was they were struggling to get all the services to him, to make available oxygen, bed, but उनको कुछ भी available ही नहीं हो रहा था उधर पंजाब में. कोई बात नहीं. Let's continue. So say there is one Mr. A, there is one Mr. B. Mr. A ने अगर Mr. B को कोई पेमेंट किया तो Mr. A के हाथ में तो वो खर्चा हो गया, Mr. B के हाथ में वो इनकम हो गया. राइट. अब मिस्टर ए के हाथ में जो खर्चा हुआ है, व्हाट विल हैपन विद दैट? मिस्टर ए क्या करेगा? अब सोचो, अगर आप बिजनेसमैन हो, ओके, तो आपको क्या करना है? आपके बिजनेस के प्रॉफिट्स पे टैक्स पे करना है. बिजनेस के प्रॉफिट्स हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? इनकम माइनस एक्सपेंस गिव्स यू द प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस एंड यू पे टैक्स ऑन दोज प्रॉफिट्स. नाउ लिसन माय डियर स्टूडेंट्स, एवरी वर्ड दैट आई से टुडे इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी लॉजिकल एंड रिलेटेड टू ईच अदर. ओके, अब माय डियर स्टूडेंट्स क्या हुआ? ओके, अंडरस्टैंड. अब मिस्टर ए ने अपने बिजनेस के लिए कुछ पेमेंट किया, ओके, मिस्टर बी को. अगर उसने कुछ पेमेंट किया मिस्टर बी को, ओके, अगर उसने एक्सपेंस किया है, ओके, तो टेल मी, मिस्टर ए तो पहले दौड़ा जाएगा. क्यों? ताकि हम वो इनकम में से लेस कर सके, ताकि वो इनकम में से एक्सपेंसेस लेस कर सके, माय डियर स्टूडेंट्स. ओके, यस,
ताकि इनकम में से वो एक्सपेंसेस लेस कर सके, राइट? यस एवरीवन, ओके। तो ये जो है, ये जो एक्सपेंसेस है जो मिस्टर ए ने इनकर करी है, राइट, ये जो एक्सपेंसेस है माय डियर स्टूडेंट्स जो ए ने इनकर करी है, उसका वो डेफिनेटली दौड़ा दौड़ा जाएगा और अपने P&L अकाउंट में मेंशन करेगा कि मैंने सो एंड सो एक्सपेंसेस इनकर किए हैं एंड सो मैंने पेमेंट किया है, ओके। दिस हैपन्स फ्रॉम द पार्ट ऑफ ए। नाउ व्हाट हैपन्स विद बी माय डियर स्टूडेंट्स? बी के हाथ में तो ये इनकम है, बी के हाथ में तो ये इनकम है माय डियर स्टूडेंट्स। नाउ व्हाट हैपन्स? बी को तो इस पे टैक्स पे करना है, राइट? बी को तो इस पे टैक्स पे करना है, तो कोई गारंटी है कि बी रिटर्न फाइल करेगा, बी टैक्स पे करेगा, या ये पर्टिकुलर इनकम जो उसको ए से हुआ वो डिस्क्लोज करेगा? कोई गारंटी नहीं है, कोई गारंटी नहीं है। पर गवर्नमेंट क्या बोलता है? बी टैक्स पे करेगा, यानी गारंटी नहीं है और हम हमारा टैक्स छोड़ना नहीं चाहते, ओके। तो इस ट्रांजैक्शन में सबसे श्योर शॉर्ट बेनिफिट जो इस ट्रांजैक्शन को लेगा वो है ए। तो वो चले दौड़े दौड़े ए के पास, और ए को उन्होंने क्या बोला? लिसन ए, लिसन, तुमने खर्चा किया है, हाँ, क्या आपको उसको डिडक्शन चाहिए? हाँ। तो ये क्या बोलेगा? एब्सोल्युटली यस, आई वांट द डिडक्शन, राइट, क्योंकि मुझे मेरे बिजनेस के प्रॉफिट्स कम करने हैं, करेक्ट, कम करने हैं, लेस करने हैं, राइट, ज्यादा नहीं दिखाना है, ओके फाइन। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स लिसन, नाउ तो गवर्नमेंट क्या बोलता है ए को? एक काम कर, ओके, तुमको पेमेंट करना है ना, ओके, 1 लाख का पेमेंट करना है ना, ओके, एक काम करो, assume that the TDS rate is 10%, assume करो for now my dear students, okay। तो what does the government say? एक काम कर, तू मिस्टर बी को 90,000 रुपीज दे, ओके, और तू हमारे पास आ, और ये जो 10,000 बनना चाहिए, ओके, ये जो 10,000 का टैक्स बनना चाहिए जो इनकम हो रहा है बी को, उसके ऊपर जो 10,000 का टैक्स बनना चाहिए वो तू क्या कर, उसको उसके पेमेंट करते वक्त वो लेस करके उसको पेमेंट कर दे, ओके, उसको लेस करके उसका वो पेमेंट कर दे, और वो पैसे तू हमारे पास आके हमें दे दे। डू यू अंडरस्टैंड माय डियर स्टूडेंट्स? डू यू अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म? ओके। तो गवर्नमेंट क्या बोलता है? सी अंडरस्टैंड व्हाट हैपेंस एक्चुअली, इनकम हम पीवाई में अर्न करते हैं, टैक्स हम एवाई में भरते हैं, राइट? इनकम इन पीवाई, टैक्स इन एवाई माय डियर स्टूडेंट्स, ओके। तो अब यहाँ पे एक्चुअली हम लोग देखते हैं तो गवर्नमेंट को क्या होता है, इमीडिएटली आप पेमेंट करते हो तभी गवर्नमेंट को टैक्स मिल जाता है, राइट? सो हियर टैक्स इज रिसीव्ड इन एडवांस बाय द गवर्नमेंट माय डियर स्टूडेंट्स, ओके। एंड व्हाई इज दिस मैकेनिज्म बीन इंट्रोड्यूस? क्योंकि गवर्नमेंट किसी भी हालत में माय डियर स्टूडेंट्स गवर्नमेंट डज नॉट वांट टू लूज ऑन द टैक्स, ओके। गवर्नमेंट को चांस ही नहीं देना चाहते बी को कि आप टैक्स बी पे निर्भर ही नहीं रहना चाहते कि आप आओगे फिर आप रिटर्न फाइल करोगे फिर उस पर आप टैक्स पेमेंट करोगे। नो डिपेंडेंस ऑन बी, no dependence on B, my dear students, okay? Yes, so come on, in your notebooks write down the first important and the basic point of TDS, my dear students. अब TDS समझो अब क्या हो रहा है? TDS मतलब क्या? एक्चुअली जो B को टैक्स पे करना है वो A उसको टैक्स डिडक्ट करके पैसा देगा, सिंपल एंड स्वीट, करेक्ट। नाउ अंडरस्टैंड माय डियर स्टूडेंट्स, अगर B के हाथ में टैक्सेबल ही नहीं है तो इनकम, अगर बी के हाथ में इनकम टैक्सेबल ही नहीं है तो आप क्या करोगे? किस प्रकार का टीडीएस, राइट? तो टीडीएस आएगा ही नहीं। सो टीडीएस विल अराइज ओनली व्हेन इनकम इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ बी, ओके। सो द फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट अंडर टीडीएस इज माय डियर स्टूडेंट्स, टीडीएस इज डिडक्टेड ओनली इफ amount taxable in hands of receiver. Only if amount taxable in hands of receiver, my dear students, okay? Yes, further my dear students, next point क्या है? अब आपके मन में सवाल आया, my dear students, whatever I'm explaining is very important, please stay focused. अब मेरे मन में सवाल आया, क्या सवाल आया कि मैम मैं टीडीएस कब डिडक्ट करूं? जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैंने चेक से पेमेंट आज करी, राइट, तो 2 दिन के बाद वो चेक क्लियर होगा, उसके पैसे में 2 दिन के बाद जाएगा, बट मैंने पेमेंट तो आज किया है, राइट? तो मिस्टर ए के मन में सवाल आया कि मैम मैं टीडीएस कब डिडक्ट करूं?
व्हेन शुड आई डिडक्ट टीडीएस फ्रॉम द पेमेंट दैट आई हैव टू मेक. ओके, सो क्या बोला गया है कि पेमेंट आपको जब आपको टीडीएस कब डिडक्ट करना है, यू हैव टू डिडक्ट टीडीएस एट द टाइम ऑफ पेमेंट और एट द टाइम ऑफ क्रेडिट, सामने वाले को जब मिलेगा, विच एवर इज अर्लियर. ओके, यस, सो टीडीएस इज टू बी डन व्हेन, TDS to be done when, my dear students, on payment, जब आप एक्चुअली पेमेंट कर रहे हो, या क्रेडिट. ओके, सामने वाले को जब पैसे मिल रहे हैं, और क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर. ओके, विच एवर इज अर्लियर. MCQs के लिए ये क्वेश्चंस बनते ही हैं, माय डियर स्टूडेंट्स. ओके, रिपीटेडली सच क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड इन योर एग्जाम्स. ओके, सो टीडीएस कब करना है, पेमेंट और क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर. नाउ देयर आर अ फ्यू केसेस जहां पे आपको टीडीएस ओनली ऑन पेमेंट करना है. टीडीएस ओनली ऑन पेमेंट. ओके, जब आप पेमेंट करोगे तभी आपको टीडीएस डिडक्ट करना है. विच आर दीज पर्टिकुलर केसेस, माय डियर स्टूडेंट्स? अंडरस्टैंड, अगेन दिस इज लॉजिकल. विच आर दीज केसेस? लेट्स सी विच आर दीज केसेस. ओके, यस, अगर आपको सैलरी मिल रही है तो, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, अगर आपको सैलरी मिल रही है तो, राइट, क्योंकि सैलरीड एम्प्लॉय कैन बी एनीवन, माय डियर स्टूडेंट्स. जरूरी नहीं है कि सैलरीड एम्प्लॉय क्या ये सैलरी छोड़ के और भी कुछ इनकम होगा, उसका 2,50,000 से ज्यादा इनकम होगा, वो टैक्स पे करेगा. नो गारंटी. इसलिए एसएससी, इसलिए व्हाट डज इनकम टैक्स एक्ट सेज, व्हाट डज गवर्नमेंट से, कि तू सैलरी पे करोगे बिजनेसमैन, तब आप सैलरी का एक्सपेंस क्लेम करोगे, तो सैलरी पे करते वक्त ही आप टीडीएस डिडक्ट कर दो. वी आर नॉट गोइंग टू वेट सामने वाले को कब मिलेगा, वो कब फिर टीडीएस डिडक्ट करेंगे. नो, आप पेमेंट करते वक्त ही टीडीएस डिडक्ट कर दो. ओके, नेक्स्ट माय डियर स्टूडेंट्स, लॉटरी लेने वाला कौन रहेगा क्या पता, राइट, कौन रहेगा क्या पता. वी आर नॉट गोइंग टू वेट टू सी कि डेट ऑफ पेमेंट और रिसीट विच एवर इज अर्लियर. करेक्ट, जिस दिन आप पेमेंट करोगे लॉटरी में से पैसे डिडक्ट करके ही आप लॉटरी का पेमेंट कर दो. नेक्स्ट माय डियर स्टूडेंट्स, एम्प्लॉयर्स पीएफ कॉन्ट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन इन पीएफ. ओके, एट द टाइम ऑफ पेमेंट ही आप उसको क्या कर दो, टीडीएस डिडक्ट कर दो. नेक्स्ट माय डियर स्टूडेंट्स, मेच्योरिटी ऑफ एलआईसी प्रोसीड से उसका मेच्योरिटी हो गया. ओके, तो आपको पैसे मिल रहे, तो टीडीएस डिडक्ट होके ही पैसे मिलेंगे आपको, मतलब एलआईसी आपको टीडीएस डिडक्ट करके ही पैसे देगी. एंड कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी. ओके, आपको जो पैसा मिलेगा वो टीडीएस डिडक्ट करके ही मिलेगा, माय डियर स्टूडेंट्स. डू यू गेट इट? सो दीज आर द केसेस, माय डियर स्टूडेंट्स, जिस पे टीडीएस कब होगा. Yes, my dear students, these are the cases जिस पे TDS कब होगा, my dear students? On payment. कब होगा? On payment. TDS will be deducted on payment, my dear students. ये लिस्ट छोड़ के TDS हमको कब करना है? On payment or credit, whichever is earlier. So come on, my dear students. TDS is deducted only if amount is taxable in the hands of receiver, and TDS is to be done on payment or receipt, whichever is earlier. In these 5 cases, TDS has to be deducted at the time of payment. Okay? Yes. Now let's come back to this. हमने क्या देखा? मिस्टर ए मिस्टर बी को पेमेंट करता है तो गवर्नमेंट क्या बोलता है, 1 लाख का पेमेंट कर रहा है ना, 10% का टीडीएस है ना, एक काम कर 90,000 बी को दे दे और 10,000 जो उसको बी को टैक्स पे करना था वो तू बी के बिहाफ पे गवर्नमेंट को दे दे. नाउ एक्चुअली व्हाट इज हैपनिंग, माय डियर स्टूडेंट्स, लिसन टू मी वेरी केयरफुली. नाउ एक्चुअली व्हाट इज हैपनिंग, माय डियर स्टूडेंट्स, मैं ए हूं, आप बी हो, मुझे आपको 1 लाख रुपए देने हैं, उसमें से मैंने आपको 90,000 दिए. ओके, और मुझे गवर्नमेंट को चला के 10,000 रुपए देने हैं, माय डियर स्टूडेंट्स. ओके, यस. सो नाउ माय फर्स्ट ड्यूटी विल बी पेइंग 10,000 टू द गवर्नमेंट, राइट. ओके, अब मुझे बताओ एक बिजनेस के लिए कितने सारे खर्चे करने पड़ते हैं, कितने सारे एक्सपेंसेस होते हैं, राइट. तब जाके हम बिजनेस चला सकते हैं, तब जाके हम इनकम अर्न करते हैं, राइट. तो ऐसे मेरे लिए ऐसे कितने सारे बीज होंगे जिनका मैं टीडीएस डिडक्ट करके पेमेंट कर रही हूँ, राइट. तो गवर्नमेंट क्या बोलती है, आप जब टीडीएस डिडक्ट करोगे, आप जब ये 10,000 डिडक्ट करोगे, राइट, आप ये जब 10,000 डिडक्ट करोगे तो इसका क्या करो, इसका पेमेंट करो गवर्नमेंट को इमीडिएटली, राइट. सो यहाँ पे एक ये फेज आ गया जो बहुत इंपॉर्टेंट. और हर बिजनेस में, एवरी बिजनेसमैन, ओके, ऐसे एक के कितने सारे एक्सपेंसेस हो गए और उसको कितना सारा पेमेंट करना पड़ेगा, राइट माय डियर स्टूडेंट्स. इन दैट केस, ओके,
इन दैट केस माय डियर स्टूडेंट्स, ओके, मिस्टर ए को क्या करना पड़ेगा, मिस्टर ए को रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। इस रिटर्न में क्या रहेगा, इस रिटर्न में पूरी समरी रहेगी कि उसने कितनों का टीडीएस डिडक्ट किया, कितना टीडीएस डिडक्ट किया और गवर्नमेंट को कितना पे किया। बराबर है ना, मैच भी तो होना चाहिए, क्योंकि पहले वो क्या करेगा, जब टीडीएस आया ना, गवर्नमेंट क्या बोलता है, रिटर्न सब बाद में, पहले तो तेरे पास जो हमारे पैसे आए हैं वो हमको पे करो। तो सबसे पहले तो उसको पेमेंट करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। फिर गवर्नमेंट क्या बोलते हैं, हिसाब किताब रखो, राइट। वो हिसाब किताब किसके में रखेगा, रिटर्न में रखेगा। कितनों का टीडीएस डिडक्ट किया, कितना टीडीएस डिडक्ट किया, कितने रेट से डिडक्ट किया, कौन से डेट पे डिडक्ट किया, तुमको कौन से डेट पे किया गवर्नमेंट, राइट। ये सारा डिटेल्स उसने रिटर्न में भरना है। ओके, अब अंडरस्टैंड माय डियर स्टूडेंट्स। नाउ व्हाट हैपेंस, चलो मानो कि मिस्टर ए ने मिस्टर बी को पेमेंट किया 1 लाख रुपए, ओके, और टीडीएस उसने भर दिया, टीडीएस दे दिया गवर्नमेंट को 10,000 रुपए, ओके। अब माय डियर स्टूडेंट्स, अब मिस्टर बी की बारी आई। अब मिस्टर बी क्या करेगा, मिस्टर बी इनकम पे जो है वो टैक्स पे करेगा, राइट। अब मिस्टर बी ने जब हिसाब निकाला तो उसका इनकम है ना 2,50,000 से कम हो गया इस साल कोविड की वजह से। 2,50,000 से कोविड की वजह से उसका इनकम कम हो गया माय डियर स्टूडेंट्स। देन व्हाट हैपेंड, 2,50,000 से जब उसका इनकम कम हो गया तो दैट मीन्स उस पर टैक्स नहीं आएगा, राइट। मतलब ये जो टीडीएस 10,000 का टैक्स के तौर पे गवर्नमेंट ने लिया था, वो बी की कभी जिम्मेदारी थी नहीं। तो बी क्या करेगा, गवर्नमेंट के पास दौड़ा जाएगा और बोलेगा गवर्नमेंट मेरे 10,000 रुपए मुझे वापस दे दे। क्यों, क्योंकि मेरे ऊपर इस साल टैक्स की जिम्मेदारी नहीं है, मेरे ऊपर इस साल टैक्स की जिम्मेदारी नहीं है। व्हाट विल द गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट बोलेगी हमको प्रूफ दो। गवर्नमेंट थोड़ी ना तुम मांगोगे और अपने जेब से निकाल के पैसा दे देगी, इतना ईजी है क्या गवर्नमेंट से पैसे निकालना। तो गवर्नमेंट क्या बोलेगी, मुझे प्रूफ दो। अब प्रूफ लेने के लिए अब टीडीएस किसने डिडक्ट किया है, मिस्टर ए ने। तो हमको दौड़ा किसके पास जाना पड़ेगा, मिस्टर ए के पास जाना पड़ेगा, ओके। और मिस्टर ए से हमको टीडीएस सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। सो दीज आर द वेरियस कॉम्प्लायंसेस विच प्रैक्टिकली हैपन्स with regards to TDS, ओके। TDS सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स, ओके, यस। अब पेमेंट करना है, रिटर्न फाइल करना है, TDS सर्टिफिकेट करना है माय डियर स्टूडेंट्स। मतलब हर किसी का गवर्नमेंट ने क्या किया है, गवर्नमेंट ऐसा नहीं बोलेगी कि इंडिया में हर इंसान एकदम ऑनेस्ट है, ओके, एकदम दिलदार है, राइट। ऐसा तो गवर्नमेंट को नहीं लगता। गवर्नमेंट को गारंटी है कि इंडिया में हम कुछ भी हो जाए, इंडियंस की जेब से पैसा निकालना नामुमकिन के बराबर है, बराबर है ना। तो गवर्नमेंट ने हर चीज को क्या दिया है, देयर आर ड्यू डेट्स एंड देयर आर फॉर्म्स इन विच यू हैव टू फिल दीज पर्टिकुलर डिटेल्स। डू यू अंडरस्टैंड माय डियर स्टूडेंट्स, डू यू अंडरस्टैंड, मैकेनिज्म आपको समझ में आया, ओके, यस। नाउ दिस इज नोन एज, मिस्टर ए वुड बी नोन एज डिडक्टर बिकॉज टीडीएस कौन डिडक्ट कर रहा है, मिस्टर ए, और पेयर, एंड मिस्टर बी इज नोन एज डिडक्टी, जिसके इनकम में से पैसा जा रहा है, मतलब उसको पेमेंट करते वक्त टीडीएस डिडक्ट होके पेमेंट मिल रहा है। एंड ही इज ऑल्सो नोन एज पेई माय डियर स्टूडेंट्स, द टेक्निकल वर्ड्स फॉर मिस्टर ए एंड मिस्टर बी, ओके, यस। अब आगे देखते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, ओके। नाउ फर्स्टली क्या करना है मिस्टर ए को, गवर्नमेंट क्या बोलती है, रिटर्न छोड़, सब कुछ बाद में, राइट, कागज पर्चा सब बाद में, पहले पैसे की बात कर। तूने जो 10,000 रुपए लिए ना मिस्टर बी के, हमारे हैं, वो तेरे जेब में मत रख, पहले हाँ हमारे पास, और मेक द पेमेंट टू द गवर्नमेंट, ओके। सो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड व्हेन शुड द पेमेंट ऑफ टीडीएस बी डन, पेमेंट ऑफ टीडीएस, ओके। आपको लगता है गवर्नमेंट ज्यादा दिन रुक सकती है खुद के पैसे के लिए, बिल्कुल भी नहीं। सो पेमेंट ऑफ टीडीएस हैज टू बी डन मंथली, इट हैज टू बी डन monthly my dear students, okay। now it has to be done monthly my dear students, okay, yes। so अगर अप्रैल टू फरवरी, अंडरस्टैंड, अगर आपने अप्रैल महीने में, मई में, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, रुक जाओ, अगर आपने अप्रैल टू फरवरी में किसी के एक्सपेंसेस में से डिडक्ट किया है टीडीएस, तो आपको गवर्नमेंट को कब देना है, यू हैव टू गिव इट टू द गवर्नमेंट माय डियर स्टूडेंट्स 7th of next month, 7th of next month। मतलब आप अगर 7th अप्रैल, अगर आप अप्रैल महीने में माय डियर स्टूडेंट्स किसी का टीडीएस डिडक्ट करते हो तो आपको 7th अप्रैल तक गवर्नमेंट को पे करना है। मई रहेगा तो 7th जून, अगस्त रहेगा तो 7th सितंबर, और जनवरी रहेगा तो 7th फरवरी रहेगा तो 7th मार्च,
और मार्च का अगर आप डिडक्ट करते हो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप मार्च के मंथ में किसी का टीडीएस डिडक्ट करते हो, इन दैट केस यू हैव टू मेक द पेमेंट ऑन 30th of April. On 30th of April. Clear my dear students? Clear my dear students? तो गवर्नमेंट ने क्या बोला है? गवर्नमेंट ने क्या बोला, मिस्टर ए आपने जो हमारे 10,000 रुपए लिए हैं आपको कब पे करना है? अगर आपने अप्रैल टू फरवरी डिडक्ट किया है तो आपको 7th of next month तक पे करना पड़ेगा. अगर आपने मार्च में डिडक्ट किया है तो आपको 30th of April तक हमारा टीडीएस डिडक्ट करके हमको हमारा पैसा वापस आपको करना पड़ेगा. राइट. उसके बाद गवर्नमेंट क्या बोलता है मिस्टर ए को, हिसाब किताब रखो. हिसाब किताब रखो कि आपने कितने पैसे डिडक्ट किए हैं, किसके डिडक्ट किए हैं और किस रेट से डिडक्ट किए हैं. सो here comes the next formality which is to be complied by the deductor. वो क्या है, उसको क्या करना पड़ता है, रिटर्न मेंटेन करना पड़ता है, रिटर्न ऑफ टीडीएस. ओके. और ये डिटेल्स गवर्नमेंट को कब देने, गवर्नमेंट बोलता है हाँ हिसाब किताब तो क्वार्टरली थे, हमको प्रॉब्लम नहीं है, बट पेमेंट तो तुमको मंथली करना पड़ेगा. हिसाब किताब तो भले ही क्वार्टरली देते, नो प्रॉब्लम. ओके. यस. सो माय डियर स्टूडेंट्स, ओके. अब इनका क्या कहना है, क्वार्टरली मतलब 3 महीने का स्लैब, अप्रैल मई जून, दिस 3 months. ओके. उनका क्या कहना है, इन 3 महीने का जो रिटर्न है आपको कब फाइल करना है, यू हैव टू फाइल इट ऑन द लास्ट डे ऑफ द नेक्स्ट मंथ. मतलब आपके पास 1 महीने का टाइम है, 31st जुलाई. ओके. नेक्स्ट क्वार्टर जुलाई, अगस्त एंड सितंबर, इसका कब फाइल करना है आपको माय डियर स्टूडेंट्स, 30th of October. Sorry, 31st of October. October to December, my dear students. October to December, 31st of Jan. And January to March, my dear students. Okay? यहाँ पे अंडरस्टैंड माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे उन्होंने 30th अप्रैल नहीं, ड्यू डेट क्या दी है, 31st मई, बिकॉज देयर आर अ लॉट ऑफ कॉम्प्लायंसेस दैट यू हैव टू डू इन द मंथ ऑफ अप्रैल. उन्होंने देखो यहाँ पे क्या बोला है, अगर डेट 30th of April रखते तो पेमेंट ऑफ टीडीएस और रिटर्न का डेट क्या हो जाता, मिसमैच हो जाता. बराबर है ना, एक ही दिन सारी जिम्मेदारी आ जाती. तो उन्होंने क्या बोला है, रुको, मार्च महीने का आप 30 अप्रैल को पे करो. ओके. और रिटर्न आप कब फाइल करो, 31st मई को फाइल करो. ओके. यस माय डियर स्टूडेंट्स, यस माय डियर स्टूडेंट्स. अब आगे अपना पीवाई कौन सा है, 2021. बराबर है ना, राइट. सो दिस ईयर हैज बीन एन एक्सेप्शनल ईयर इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड माय डियर स्टूडेंट्स. राइट. द एंटायर वर्ल्ड वाज स्ट्रक बाय दिस वायरस, कोरोना वायरस. करेक्ट. Right, all offices were shut, everyone was sitting at home, right, no professionals were available, everybody's life was at risk. बराबर है ना. तो अगर आप देखते हो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप देखते हो अपना लॉकडाउन कब अनाउंस हुआ, आई थिंक एंड ऑफ मार्च. राइट. एंड ऑफ मार्च, 20 मार्च के आसपास कुछ तो लॉकडाउन अनाउंस हुआ. बराबर है. यहाँ पे आगे उन्होंने क्या बोला, अप्रैल टू जून. ओके. मतलब अप्रैल टू जून पूरा हमारा लॉकडाउन में गया, जुलाई टू सितंबर पूरा हमारा लॉकडाउन में गया. राइट. तो अगर आप बोल रहे हो कि आप 31st ऑफ नेक्स्ट क्वार्टर पे, क्वार्टर के एंड के नेक्स्ट मंथ के 31st तक आप क्या करो, टीडीएस रिटर्न फाइल करो, पर हमारा तो पूरा वक्त इस साल का हमारा पूरा वक्त लॉकडाउन में चला गया, कोरोना वायरस की गाने गाते गाते चला गया. ओके. नंबर ऑफ पेशेंट्स, कौन जिया कौन मरा, ये देखते देखते चला गया. बराबर है. तो गवर्नमेंट ने क्या बोला है, डरो मत, डरो मत, बिकॉज दिस वॉज एन एक्सेप्शनल ईयर, वी आर गिविंग यू सर्टन बेनिफिट्स, वी आर गिविंग यू सर्टन एक्सेप्शंस. ओके. तो गवर्नमेंट ने क्या बोला है, ये 2 क्वार्टर है ना, जब आपके पास कोई सर्विसेज अवेलेबल नहीं थी, इनका अगर आप 31st मार्च 21 तक पे करोगे तो रिटर्न फाइल करोगे तो चलेगा. डू यू अंडरस्टैंड माय डियर स्टूडेंट्स. ये आप 31st मार्च 21 तक अगर आप इसका रिटर्न फाइल करोगे तो चलेगा. नॉर्मल ईयर में व्हाट इज द ड्यू डेट माय डियर स्टूडेंट्स, उस क्वार्टर का जो नेक्स्ट मंथ है उसके अंत में आपको उसका रिटर्न फाइल करना है. बराबर है. बट बिकॉज these 2 quarters are exceptional my dear students, the entire country was struck under lockdown, इसलिए 31st मार्च 21 तक इसको एक्सटेंड कर दिया गया है. ओके. यस. तो बिकॉज आवर एग्जाम्स आर इन जून 21 एंड दिसंबर 21, तो लाइकली पॉसिबिलिटी है कि हमें ये क्वेश्चन पूछा जाए. तो उस टाइम पे हमको कौन सा ऑप्शन चूज करना है. अगर क्वेश्चन है व्हाट वुड बी द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग टीडीएस रिटर्न फॉर द क्वार्टर एंडिंग जून,
फॉर द क्वार्टर एंडिंग जून। तो आइडियली आप क्या सोचोगे, जून का क्वार्टर है तो अगला महीना मतलब जुलाई, जुलाई के अंत तक हमको टीडीएस रिटर्न हिसाब किताब गवर्नमेंट को देना है। बट यहाँ पे हमको एक्सटेंशन मिला है माय डियर स्टूडेंट्स। ओके 31 मार्च 21 तक आप पे करो तो चले, आप रिटर्न फाइल करो तो चलेगा। ओके सो हियर यू हैव टू चूज द ऑप्शन एज 31 मार्च 21 माय डियर स्टूडेंट्स। क्लियर क्लियर? ओके आई एम ट्राइंग टू गिव यू द बेस्ट 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 कंसाइज नोट्स एवर, ताकि आप सिर्फ इतना भी पढ़ोगे तो भी आपके अमेंडमेंट्स भी कवर हो जाएंगे और ये सब भी कवर हो जाएगा। ओके आगे माय डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट। अब कॉम्प्लायंसेस में क्या बोला, देखो पेमेंट कब करना है वो तो हमने देख लिया, रिटर्न कब फाइल करना है देख लिया। अब नेक्स्ट है टीडीएस सर्टिफिकेट माय डियर स्टूडेंट्स। ओके टीडीएस सर्टिफिकेट। यस माय डियर स्टूडेंट्स, ये टीडीएस सर्टिफिकेट कौन देगा, कौन देगा प्रूफ कि हाँ मैंने टीडीएस डिडक्ट भी किया है, मैंने गवर्नमेंट को पे भी किया है, इसका प्रूफ कौन देगा, जो डिडक्ट करेगा, राइट। मतलब टीडीएस सर्टिफिकेट इज गिवन बाय हुम, इट इज गिवन बाय डिडक्टर, इट इज गिवन बाय डिडक्टर। ओके नाउ व्हाट आर द फॉर्म्स, लेट्स सी फॉर्म नंबर। ओके देन फॉर्म नंबर कौन सा है, सी देर आर टू फॉर्म्स 16 and 16A my dear students. Okay depending on what kind of payment are you doing. Okay so nature. Okay अगर आप सैलरी का पेमेंट करते हो, अगर आप सैलरी का पेमेंट करते हो तो फॉर्म 16 में आपको टीडीएस सर्टिफिकेट देना है, और अगर आप सैलरी छोड़ के अदर देन सैलरी पेमेंट करते हो तो आपको फॉर्म 16A में टीडीएस सर्टिफिकेट देना है। क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स? नाउ लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज द ड्यू डेट। ओके यस अंडरस्टैंड माय डियर स्टूडेंट्स, जब कोई अपने पास सैलरी, जब अपने पास कोई माय डियर स्टूडेंट्स इफ एनी पर्सन अंडरस्टैंड, अगर कोई अपने पास जॉब पे है राइट, तो यूजुअली एम्प्लॉयमेंट जो होता है वो कितने टाइम पीरियड के लिए होता है, 1 साल के लिए होता है राइट, 1 एंटायर ईयर। मोस्टली हम जब कोई एग्रीमेंट साइन करते हैं या एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं तो वो यूजुअली 1 ईयर के लिए होता है राइट। तो यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है कि वी अज्यूम कि वो 1 साल के लिए होगा राइट। तो हम हर महीने हर क्वार्टर आपको परेशान नहीं करेंगे डिडक्टर। ओके आप क्या करो, साल में एक बार टीडीएस सर्टिफिकेट जनरेट करके दे दो। ओके यस सो टीडीएस सर्टिफिकेट। अब मुझे बताओ माय डियर स्टूडेंट्स, लिसन टू मी वेरी केयरफुली। अब मुझे बताओ माय डियर स्टूडेंट्स, ओके एक साल, ओके व्हेन वी स्पीक ऑफ ईयर इन केस ऑफ इनकम टैक्स इट इज अप्रैल टू मार्च राइट। अब मुझे बताओ सी क्या हुआ, डिडक्टर ने टीडीएस डिडक्ट किया, गवर्नमेंट को पे किया, उसका रिटर्न उसने कब फाइल किया, मार्च के महीने का रिटर्न उसने कब फाइल किया, 31 मई बराबर है। मार्च के महीने का टीडीएस पे किया 30 अप्रैल को, मार्च के महीने का टीडीएस रिटर्न कब फाइल किया 31 मई को राइट। अब टीडीएस सर्टिफिकेट का टाइम कितना दिया है, 31 मई से 15 दिन आगे, मतलब वी आर गिविंग यू 15 डेज टाइम। आपने टीडीएस रिटर्न भरा ना तो आपको 15 दिन का वक्त दिया है, उसमें आपको टीडीएस सर्टिफिकेट जनरेट करना है, क्योंकि टीडीएस रिटर्न जब आपने फाइल किया तो आपका पिक्चर क्लियर हो गया कि आपने किसका टीडीएस लिया है, कितना टीडीएस डिडक्ट किया है, गवर्नमेंट को कितना टीडीएस दिया है, ये सब कुछ तो टीडीएस रिटर्न में आपका फाइनल हो गया राइट। तो अब आप क्या करो, अब आप टीडीएस सर्टिफिकेट बनाओ, आपको हम 15 दिन का वक्त देते हैं, और 15 दिन में आप क्या करो, आप उस एम्प्लॉय को उसका टीडीएस सर्टिफिकेट दे दो। सो हियर ड्यू डेट विल बी हाउ मच माय डियर स्टूडेंट्स, हियर ड्यू डेट विल बी हाउ मच माय डियर स्टूडेंट्स, इट वुड बी 15th June of नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। सीधी बात है ना, क्योंकि मार्च में तो हमारा महीना खत्म हो जाता है, जो अगला साल आएगा उसके 15 जून तक। ओके यस फ्यू स्टूडेंट्स आर कंप्लेनिंग कि वीडियो बंद हो गया, इज इट ओके? यस एनीवन एल्स इज फेसिंग द सेम प्रॉब्लम? और आगे उन्होंने क्या बोला है, आगे उन्होंने क्या बोला माय डियर स्टूडेंट्स, अदर देन सैलरी। अब मुझे एक बात बताओ, टेल मी माय डियर स्टूडेंट्स, ओके यस बाकी सबका वीडियो एब्सोल्युटली क्लियर है, सो आई एम कंटिन्यूइंग। ओके बाकी अदर देन सैलरी, अगर आप कोई भी प्रकार का पेमेंट करते हो तो क्या गारंटी है क्या कि जो आपने पेमेंट किया राइट, सपोज फॉर एग्जांपल मैंने किसी से कुछ काम करवा के लिया राइट, गारंटी है क्या कि 1 साल में वापस वो काम आने वाला है या साल भर के लिए वो करवा के लिया? नहीं, इट इज़ वन शॉट गेम
राइट, आया, काम किया, पैसा दिया, टीडीएस डिडक्ट किया, गवर्नमेंट को पैसा दिया, काम खत्म, किस्सा खत्म, वो उसके घर पे, आप अपने घर पे। करेक्ट, करेक्ट। तो उन्होंने इसके लिए क्या किया है कि अदर देन सैलरी होगा तो हम साल भर नहीं वेट करेंगे। ओके, आपको ये जो 4 ड्यू डेट्स है ना, आपको ये जो 4 ड्यू डेट्स है ना, इसके 15-15 दिनों में आपको टीडीएस सर्टिफिकेट जनरेट करना पड़ेगा। सो फर्स्ट ड्यू डेट क्या है? फर्स्ट ड्यू डेट फॉर फर्स्ट क्वार्टर अप्रैल टू जून, ड्यू डेट ऑफ टीडीएस रिटर्न 31 जुलाई, उसके 15 दिन में। ओके, उसके 15 दिन में माय डियर स्टूडेंट्स, मतलब अगर यहाँ पे मैं, दिस इज व्हाट, दिस इज एनुअली। ओके, यस, और ये क्या हो गया, अपने आप क्वार्टरली हो गया क्योंकि हम रिटर्न ही क्वार्टरली फाइल कर रहे हैं। करेक्ट, ओके। तो पहला क्वार्टर अप्रैल टू जून, उसका ड्यू डेट 31 जुलाई, उसके 15 दिन, मतलब दिस कम्स टू 15 अगस्त माय डियर स्टूडेंट्स। करेक्ट, ओके। अब आगे नेक्स्ट क्वार्टर जुलाई टू सितंबर, ड्यू डेट व्हेन 31 अक्टूबर, उससे 15 दिन, मतलब 15 नवंबर इज द नेक्स्ट ड्यू डेट फॉर सर्टिफिकेट। ओके, नेक्स्ट माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वार्टर अक्टूबर टू दिसंबर, 31 जनवरी ड्यू डेट, राइट, तो उससे 15 दिन, मतलब 15 फरवरी। राइट माय डियर स्टूडेंट्स, ओके। अब नेक्स्ट जनवरी टू मार्च, 31 मई इज द ड्यू डेट, राइट, तो उसका 15 दिन, 15 जून। क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स? ओके, यस। अब कोविड की रीजन से, बिकॉज ऑफ कोविड माय डियर स्टूडेंट्स, ये जुलाई और अक्टूबर का जो ड्यू डेट्स था, दे वर व्हाट, दे वर पोस्टपोन्ड, एक्सटेंडेड टू 31 मार्च 21। बराबर है, मतलब ये 31 मार्च 21 से 15 दिन आगे हो जाएगा अपना टीडीएस सर्टिफिकेट का ड्यू डेट। ओके, सो यहाँ पे ड्यू डेट विल बी माय डियर स्टूडेंट्स ऑन 15/4/21 ड्यू टू कोविड। क्लियर? क्लियर एवरीवन? क्लियर? Yes or no? Okay? Yes, come on. Please, I want you to take this down in your books. Very, very, very important, my dear students. Okay, I've made it as concise and as productive to you as I could do that. Okay? Please do it, please, students. Please take it down. Sorry. हेलो, हाँ बोलो दया मिल्की। ठीक ठीक, चलो मैं क्लास में हूँ। हाँ, ओके माय डियर स्टूडेंट्स, ओके नाउ लेट्स गो अहेड। अब हमने क्या देखा कि डिडक्टर को कुछ पेमेंट करना है डिडक्टी को, तो यस, डिडक्टर को अगर कुछ भी पेमेंट करना है डिडक्टी को माय डियर स्टूडेंट्स, तो हमने क्या देखा कि उसको टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा, राइट। बट इन अ फ्यू केसेस माय डियर स्टूडेंट्स, इन फ्यू केसेस ओके, टीडीएस डिडक्ट करने की जरूरत नहीं है। इट हैज बीन गिवन टू अस इन सेक्शन 197A माय डियर स्टूडेंट्स, 197A, ओके, जहाँ पे टीडीएस
197A, ओके यस, जहाँ पे नो TDS, TDS डिडक्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है. ओके यस यस, से देयर इज अ डिडक्टर माय डियर स्टूडेंट्स, से देयर इज अ डिडक्टर, ओके, एंड देयर इज अ डिडक्टी, and there is a deductee. When deductor is making any payment to deductee, okay, now this payment should be of what nature? That is important. The payment should be of what nature? Say interest on security, right, or any other interest other than above, राइट, मतलब इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी छोड़ के अगर और कोई भी इंटरेस्ट आपको मिल रहा है, लोन का, अगर आपको लोन का पेमेंट करना है, ओके, इंटरेस्ट पेमेंट करना है, कुछ भी, या अमाउंट विदड्रॉन फ्रॉम आरपीएफ, मतलब आपका एम्प्लॉय है और आरपीएफ से पैसा निकाला है, ओके. देन नेक्स्ट माय डियर स्टूडेंट्स, अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम एलआईसी, एलआईसी अगर आपको कुछ पेमेंट करती है तो. आगे माय डियर स्टूडेंट्स, रेंट, कमीशन. सो इन दीज केसेस माय डियर स्टूडेंट्स, इन दीज केसेस अगर ये प्रकार का पेमेंट आप कर रहे हो सामने वाले पार्टी को, ओके, तो सामने वाली पार्टी क्या करेगी? सपोज अगर उसको ऐसे लग रहा है कि उसका इनकम इतना ही है, उसका इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी वाला ही इनकम है, उसका कमीशन वाला ही इनकम है, और उसको गारंटी है कि उसका इनकम 2,50,000 से ज़्यादा नहीं जाएगा, ओके, उसका इनकम टैक्सेबल नहीं होने वाला है, उसके ऊपर टैक्स की जिम्मेदारी नहीं है, तो वो डिडक्टर को क्या बोलता है कि सुन डिडक्टर, ओके, एक काम कर, तो क्या कर, यू डू नॉट डिडक्ट टीडीएस, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मेरा इनकम साल खत्म होगा तब 2,50,000 से ज़्यादा नहीं जाएगा, ओके. तो डिडक्टर क्या बोलेगा? अरे यार, प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं टीडीएस डिडक्ट ना करूं तो मेरे ऊपर इतनी सारी जिम्मेदारियां हैं, गवर्नमेंट मेरे ऊपर ये टेलीस्कोप लगा के खड़ी है, मैं कोई गलती करूं और मुझ पर पेनल्टी चार्ज करें, एंड आई डू नॉट वांट टू गिव एनी चांसेस टू द गवर्नमेंट. तो डिडक्टी क्या बोलता है? एक काम करते हैं, मैं डिक्लेयर करता हूं, ओके, मैं डिक्लेयर करता हूं कि मेरा इनकम ये होने ही नहीं वाला है टैक्सेबल, ओके, और मैं इसलिए आप मेरा टीडीएस मत डिडक्ट करो, ओके. तो इस केस में क्या होगा? इस केस में क्या होगा? दिस डिडक्टी माय डियर स्टूडेंट्स हैज टू गिव अ सेल्फ डिक्लेरेशन. इसको क्या देना पड़ता है? सेल्फ डिक्लेरेशन देना पड़ता है, ओके. नाउ दिस सेल्फ डिक्लेरेशन माय डियर स्टूडेंट्स कैन बी गिवन इन फॉर्म 15G, which is given for non-senior citizens, okay, and 15H कौन देता है? सीनियर सिटीजन्स देता है, ओके. आप खुद से डिक्लेयर करो कि आपका इनकम टैक्सेबल नहीं होने वाला है, इसलिए हम टैक्स डिडक्ट नहीं करेंगे, ओके. अब सपोज माय डियर स्टूडेंट्स, अब सपोज गलती से डिडक्टी को लग रहा था कि उसका इनकम टैक्सेबल नहीं होगा, ओके. फर्स्ट लेट मी राइट दिस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? नो टीडीएस विल बी डिडक्टेड, नो टीडीएस डिडक्शन, ठीक है. अब अगर माय डियर स्टूडेंट्स गलती से साल खत्म होते होते अगर डिडक्टी का इनकम 2,50,000 से ज्यादा हो जाता है, तो इसके ऊपर टैक्स पे करने की जिम्मेदारी किसकी हो गई माय डियर स्टूडेंट्स? डिडक्टी की हो गई. यार, डिडक्टर इज रिलीव्ड ऑफ हिज रिस्पॉन्सिबिलिटीज. क्लियर? हियर डिडक्टर इज रिलीव्ड ऑफ हिज रिस्पॉन्सिबिलिटीज. डिडक्टी क्या हो जाएगा? डिडक्टी की खुद की जिम्मेदारी बढ़ जाएगी. डू यू गेट इट? ओके. आगे माय डियर स्टूडेंट्स, ओके, यस. अब सपोज माय डियर स्टूडेंट्स, अब सपोज मेरा इनकम इस कैटेगरी का नहीं है, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट, ओके, इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, अमाउंट विदड्रॉन फ्रॉम आरपीएफ, अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम बाय एलआईसी, रेंट, कमीशन. अगर ये छोड़ के मुझे और कोई पेमेंट अगर करना है, और अगर सामने वाला डिडक्टी बोलता है कि मेरे ऊपर टैक्स की जिम्मेदारी नहीं है, राइट, तो विच सेक्शन डू आई हैव टू गो टू? I have to go to section 197. Section 197A speaks of only these category of payments. Okay, इन पे TDS पे करने की जरूरत नहीं है, पर अगर आपको और कोई different nature of payment करना है तो you have to go to section 197. Section 197 क्या बोलता है? Say there is a deductor, okay, and there is deductee. अगर किसी डिडक्टी को क्या करना है? पेमेंट करना है माय डियर स्टूडेंट्स, ओके, एंड दिस पेमेंट इज अदर देन द पेमेंट्स विच आर कवर्ड अंडर 197A एंड 194N. डू यू हैव टू रिमेंबर दिस? एब्सोल्युटली यस, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर MCQs. सीधा पूछ सकते हैं वो लोग कि if a payment is made by deductor to deductee and the payment is in the nature which is covered under section 194N,
तो क्या उस पर टीडीएस डिडक्ट करना मैंडेटरी है या नहीं है? इस सवाल का जवाब बस 1 मिनट बाद, इस सेक्शन सॉल्व करने के बाद आप मुझे दोगे। ओके तो यहाँ पे क्या बोला है, देयर इज अ डिडक्टर, देयर इज अ डिडक्टी, और डिडक्टर अगर कोई भी प्रकार का पेमेंट कर रहा है जो 197A में कवर्ड नहीं है, 194N में कवर्ड नहीं है, और डिडक्टी को लग रहा है कि मुझ पे टैक्स की जिम्मेदारी नहीं आएगी, तो मैं क्यों टीडीएस पे कट करूं भाई? तो क्यों मैं टीडीएस का बर्डन बेयर करूं? तो इन दिस केस माय डियर स्टूडेंट्स, इन दिस केस दिस पर्टिकुलर डिडक्टी हैज टू गिव सर्टिफिकेट टू डिडक्टर, और सिर्फ डिडक्टर को सर्टिफिकेट देके कुछ नहीं होगा, उसको एओ को भी सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। ही हैज टू गिव अ सर्टिफिकेट टू एओ ऑल्सो। उसको ऐसा सर्टिफिकेट देना पड़ेगा कि मुझे पेमेंट तो कर रहा है, ओके पेमेंट तो डिडक्टर मुझे कर रहा है, ओके बट मेरे ऊपर टैक्स की जिम्मेदारी नहीं है और मेरा पेमेंट 197A में कवर्ड नहीं है, इसलिए मैं आपको पहले ही आगाह कर रहा हूं कि मैं इस पे टीडीएस का बर्डन नहीं बेयर करने वाला। ओके नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, इन दैट केस व्हाट हैपेंस? इन दैट केस व्हाट हैपेंस, लेट्स अंडरस्टैंड हियर। देन व्हाट विल द डिडक्टर डू? डिडक्टर विल नॉट डिडक्ट टीडीएस, ओके। और अगर एओ ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, बट हमको ऐसा लगता है कि फिर भी चांसेस है तो क्या करो आप? लोअर टीडीएस डिडक्ट करो, ओके टीडीएस डिडक्ट टीडीएस एट लोअर रेट्स माय डियर स्टूडेंट्स, और TDS at lower rates। इजी है, समझ में आ रहा है? लोग बोलते हैं TDS का चैप्टर बहुत डिफिकल्ट है, आप बताओ इज इट डिफिकल्ट और इज इट इजी? इज इट लॉजिकल? यस यस माय डियर स्टूडेंट्स, ओके ओके लेट्स गो अहेड। सो अब तक हमने क्या देखा? अब तक हमने क्या देखा कि टीडीएस का पेमेंट जो टीडीएस डिडक्ट करता है डिडक्टर, उसको गवर्नमेंट को कब पे करना है? 7th ऑफ नेक्स्ट मंथ, मार्च 30th ऑफ अप्रैल। रिटर्न देखा है हमने 31st ऑफ नेक्स्ट मंथ इज द ड्यू डेट, ओके ओनली इन केस ऑफ मार्च वाला क्वार्टर इट इज 31st ऑफ मे। टीडीएस सर्टिफिकेट 15 दिन प्लस 15 दिन, कहां से 15 दिन? टीडीएस रिटर्न के 15 दिन में, राइट आपको पे करना है। बट ड्यू टू कोविड माय डियर स्टूडेंट्स, ओके उन्होंने क्या किया है? अप्रैल टू जैन और जुलाई टू सितंबर 2020 का जो क्वार्टर है उसके लिए उन्होंने ड्यू डेट एक्सटेंड कर दी है 31 मार्च 21 तक माय डियर स्टूडेंट्स, ओके यस एंड जो टीडीएस सर्टिफिकेट आपको देना है 15 दिन फ्रॉम 31 मार्च, दैट इज 15th ऑफ अप्रैल 21 माय डियर स्टूडेंट्स, ओके। नाउ देयर आर अ फ्यू केसेस जहां पे आपको टीडीएस डिडक्ट करने की जरूरत नहीं है, राइट। इफ द पेमेंट इज इन द नेचर ऑफ इंटरेस्ट, अमाउंट विथड्रॉन बाय आरपीएफ, अमाउंट रिसीव फ्रॉम LIC, रेंट, कमीशन, तो वहां पे आपको टीडीएस पे करने की जरूरत नहीं है अगर डिडक्टी ने सेल्फ डिक्लेरेशन दिया होगा 15G या 15H फॉर्म में। नॉन सीनियर सिटीजन को 15G फॉर्म भरना पड़ता है और सीनियर सिटीजन को 15H फॉर्म भरना पड़ता है, ओके। एंड इफ योर नेचर ऑफ पेमेंट इज नॉट बीइंग कवर्ड अंडर सेक्शन 197A, तो आप 197 के पास जाओगे और 197 के अंडर आपको सर्टिफिकेट देना पड़ता है डिडक्टर को भी और एओ को भी, क्योंकि डिडक्टर को डर लगता है ना पेनल्टी से, इंटरेस्ट से, तो एओ को भी आपको सर्टिफाई करना है कि रुको मैंने बोला है इसलिए वो टीडीएस डिडक्ट नहीं कर रहा, ओके। हियर 194N। नाउ लेट्स गो बैक टू द क्वेश्चन दैट आई आस्क्ड। आई रिपीट माय क्वेश्चन। इफ मिस्टर ए इज मेकिंग अ पेमेंट टू मिस्टर बी which is covered under section 194N, okay, and Mr. B does not want Mr. A to deduct TDS or wants Mr. A to deduct TDS at lower rates. Can this happen? Can he do so? Can he give a certificate? No. Why? Because he's not covered under 197A and he's not covered under 197 also, my dear students. ऐसा वो नहीं कर सकता। Deductor has to deduct TDS whenever he has to make the payment to deductee of the nature 194N. Clear, my dear students? Okay? Yes. अब कुछ केसेस है, my dear students, कुछ केसेस हैं जिसमें आपको TDS डिडक्ट करने की जरूरत नहीं है। These cases are covered under section 196, my dear students. ओके यहाँ पे आपको टीडीएस डिडक्ट करने की जरूरत नहीं है, और अगर डिडक्ट किया ही नहीं है तो पे करने का सवाल ही नहीं उठता। नाउ विच आर दीज केसेस माय डियर स्टूडेंट्स? से देयर इज अ डिडक्टर, ओके, और ये डिडक्टर, ओके, दिस डिडक्टर इज मेकिंग एनी पेमेंट टू होम? टू गवर्नमेंट, टू RBI, टू म्यूचुअल फंड्स और एनी कॉरपोरेशन अंडर सेंट्रल एक्ट। मतलब ये लोग तो गवर्नमेंट वाले बंदे हैं ने,
ये लोग गवर्नमेंट वाले लोग हैं, राइट, तो ये क्यों टैक्स डुबाएंगे, राइट, राइट, तो इनके लिए आपको टीडीएस डिडक्ट करने की जरूरत नहीं है। कॉर्पोरेशन एस्टैब्लिश्ड अंडर सेंट्रल एक्ट, मतलब ICSI, ICWA, राइट, देन ICAI, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का, राइट, सो ऑल दीज आर कॉर्पोरेशंस एस्टैब्लिश्ड अंडर सेंट्रल एक्ट। क्लियर? अगर इनको गवर्नमेंट, आरबीआई, म्यूचुअल फंड्स, कॉर्पोरेशन अंडर सेंट्रल एक्ट, अगर आप इनको पेमेंट करते हो तो आपको टीडीएस डिडक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, यस। अब अगर आपको याद होगा कि मैंने डिडक्शंस समझाते वक्त आई एक्सप्लेन्ड अ पर्टिकुलर सेक्शन टू यू, सेक्शन 35(1)A विच हैज़ बीन न्यूली इंसर्टेड बाय द फाइनेंस एक्ट 2020। तो पर्पस बताओ माय डियर स्टूडेंट्स, उस सेक्शन का पर्पस क्या था? चलो, कौन बता पाएगा? क्या बोला था मैंने कि अगर हम किसी को साइंटिफिक एक्सपेंडिचर का, हम किसी को डोनेशन दे रहे हैं साइंटिफिक एक्सपेंडिचर का, तो जो डोनेशन ले रहा है उसको स्टेटमेंट फाइल करना पड़ेगा इनकम टैक्स अथॉरिटीज के पास कि हाँ मैं अप्रूव्ड हूँ। उसको चिल्ला के बोलना पड़ेगा यस आई हैव द अप्रूवल, मैं डोनेशन ले सकता हूँ, राइट, तो उसको बताना पड़ेगा, यू हैव टू फाइल अ स्टेटमेंट, राइट। सो हियर ऑल्सो उनका क्या बोलना है कि इफ अ बैंकिंग कंपनी, okay, listen to me, if there is a banking company or cooperative company, अगर कोई कोऑपरेटिव बैंक, सॉरी कोऑपरेटिव कंपनी नहीं, आज मेरा सब कुछ अपसाइड डाउन हो गया है। ओके, अगर कोई बैंकिंग कंपनी या कोऑपरेटिव बैंक, माय डियर स्टूडेंट्स, इज मेकिंग एनी पेमेंट टू अ रेसिडेंट, ओके, लिमिट कितनी है? 40,000। लिमिट कितनी है? 40,000। रिसेंट अमेंडमेंट माय डियर स्टूडेंट्स, यू हैव टू रिमेंबर दिस, ओके, यस। तो उनका क्या कहना है कि अगर कोई बैंकिंग कंपनी या कोऑपरेटिव बैंक किसी रेसिडेंट को 40,000 का लिमिट है, ओके, पेमेंट करती है, तो उनको क्या करना पड़ेगा? दे हैव टू फाइल अ स्टेटमेंट। वो भी कैसा फाइल करना? ई-फाइलिंग। दे हैव टू डू एन ई-फाइलिंग ऑफ अ स्टेटमेंट टू इनकम टैक्स अथॉरिटीज, ITA मतलब इनकम टैक्स अथॉरिटीज, माय डियर स्टूडेंट्स, ओके। और ऐसा ना करने पर उनसे पेनल्टी वसूल कर ली जाएगी एंड पेनल्टी विल बी ₹100 पर डे टिल द डेट द स्टेटमेंट इज फाइल्ड, माय डियर स्टूडेंट्स। डू यू गेट इट? तो बताओ, अब तक हमने जो पढ़ा उसमें कुछ डिफिकल्ट है? एनीथिंग डिफिकल्ट एज सच, माय डियर स्टूडेंट्स? ओके, यस। अब स्टूडेंट कहता है कि मैम आपने जो बोला वो हमको समझ में आया कि अगर कोई किसी को पेमेंट करेगा तो उसको टीडीएस डिडक्ट करना है, तो क्या हर खर्चे पे टीडीएस होगा? सो वी हैव बीन गिवन अ लिस्ट ऑफ एक्सपेंसेस विच आर सब्जेक्ट टू टीडीएस, ओके। अब नेक्स्ट सवाल आता है, हर किसी को भी पेमेंट किया तो टीडीएस रहेगा? नहीं, वहां पर भी उनकी एक लिस्ट दी गई है, राइट, ओके। अब नेक्स्ट माय डियर स्टूडेंट्स, आप बोल रहे हो टीडीएस डिडक्ट करो, सो टीडीएस के कुछ रेट्स भी तो होंगे? एब्सोल्युटली यस माय डियर स्टूडेंट्स, टीडीएस के रेट्स हैं और उस टीडीएस के रेट्स के हिसाब से हमको टीडीएस डिडक्ट करना पड़ता है। नाउ व्हाट आर द टीडीएस रेट्स माय डियर स्टूडेंट्स? अंडरस्टैंड, वेरी इंपॉर्टेंट, अंडरस्टैंड। मैं आपको बहुत लॉजिकल सिंपल चीज़ें बताने वाली हूँ, उसके ऊपर से हम पूरा डायग्राम ड्रॉ करेंगे, ओके। सी अगर मैं कोई पेमेंट नॉन रेसिडेंट को करती हूँ, माय डियर स्टूडेंट्स, तो नॉन रेसिडेंट से तो क्या है, कुछ उम्मीदें ही नहीं है गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट बोलती है हम किसी को भी ढूंढने नहीं जाएंगे, राइट। आप इंडिया में हो, आप उसको पेमेंट करते हो, आप सारी जिम्मेदारी पे करो। मतलब क्या? जो टीडीएस का रेट हमने बोला है वो भी आपको पे करना पड़ेगा। अगर किसी सरचार्ज पे करने की जिम्मेदारी है तो इस टीडीएस रेट में आपको सरचार्ज भी ऐड कर लेना पड़ेगा, राइट। और अगर आपको याद होगा माय डियर स्टूडेंट्स, कॉम्प्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी, हर बार हम जब टैक्स ऐड करते हैं तो एंड में क्या ऐड करते हैं? 4% सेस, बराबर है। तो उनका क्या कहना है, इसमें आप सेस भी ऐड करो। ये जो रेट आएगा इस रेट से आप टीडीएस डिडक्ट करो, ओके। नाउ नेक्स्ट माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट में जो एक्सप्लेन करने वाली हूँ बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत लॉजिकल। से एक कंपनी है आईटीसी लिमिटेड, मेरा ही एग्जाम्पल लेते हैं। आईटीसी लिमिटेड ने पीबीटी को
सैलरी दी। अब मुझे बताओ माय डियर स्टूडेंट्स, क्या मैं किसी कंपनी को मेरे अंडर सैलरी पे रख सकती हूँ, हाँ या ना? क्या मैं किसी HUF को मेरे अंडर एज एन एम्प्लॉय रख सकती हूँ? बिल्कुल नहीं। इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी माय डियर स्टूडेंट्स, इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी अ पर्सन, इंडिविजुअल मोस्टली, राइट? इन मोस्ट ऑफ द केसेस इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी एन इंडिविजुअल, राइट? अब ITC लिमिटेड जब मुझे सैलरी पे करेगी तो ये क्या करेगा? TDS डिडक्ट करेगा, राइट? राइट, ओके। अब ये सैलरी जो मेरे हाथ में आएगी माय डियर स्टूडेंट्स, इट वुड बी माय इनकम, बराबर है ना? इट वुड बी माय इनकम, बराबर है? इनकम पे क्या पे करना पड़ता है? टैक्स प्लस इसके ऊपर सेस पे करना पड़ता है, ओके? अब अगला सवाल माय डियर स्टूडेंट्स, अब अगला सवाल, ओके? अब ये टैक्स तो ऑलरेडी पे कर दिया है ITC ने TDS डिडक्ट करके, तो मुझे सिर्फ सेस पे करने की जिम्मेदारी है। मतलब टैक्स डिडक्ट करेगा ITC, सेस पे करूंगी मैं। तो यहाँ पे कॉम्प्लायंसेस इजी हुई कि और कॉम्प्लिकेटेड? और कॉम्प्लिकेटेड हो गए, और कॉम्प्लिकेटेड हो गए। नाउ गवर्नमेंट हैज टू चेक, गवर्नमेंट को ध्यान रखना पड़ेगा माय डियर स्टूडेंट्स, गवर्नमेंट को ध्यान रखना पड़ेगा, राइट? जस्ट 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट, I need to attend this phone call, just 1 minute my dear students. Okay, I'm back. Yes my dear students, listen to me. Okay, तो अब TDS वो डिडक्ट करेगा, टैक्स वो पे कर रहा है, सेस मैं पे कर रही हूँ, सो दिस बिकम सो क्योटिक, राइट? गवर्नमेंट को ध्यान रखना पड़ेगा, हाँ उसने TDS डिडक्ट किया क्या ठीक से, हाँ मैम ने सेस पे किया क्या, राइट? इससे अच्छा उन्होंने क्या बोल रहा है, उन्होंने क्या बोला है यहाँ पे कि बिकॉज इट इज सैलरी पेमेंट, बिकॉज इट इज सैलरी पेमेंट, ओके? हमको पता है कि सामने वाले को स्लैब रेट से ही टैक्स पे करना है, करेक्ट? ओके, तो TDS आप डिडक्ट करते वक्त यहाँ पे क्या करो, वी आर नॉट गोइंग टू गिव द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सेस टू PBT, बट आप क्या करो, TDS प्लस सेस, और अगर सरचार्ज भी एप्लीकेबल होगा तो वो एप्लीकेबल करके ही ये जो रेट आएगा इस पे आप TDS डिडक्ट करो, ओके? इस पे आप TDS डिडक्ट करो, ओके? इफ सपोज माय डियर स्टूडेंट्स, अगर सैलरी छोड़ के इंटरेस्ट इनकम होता, राइट? अगर सैलरी छोड़ के इंटरेस्ट होता तो आप अंडरस्टैंड माय डियर स्टूडेंट्स, ITC लिमिटेड कैन टेक लोन फ्रॉम एनीवन, बराबर है? और उस पर क्या होगा, देयर आर डिफरेंट स्लैब रेट्स। अगर इंडिविजुअल रहा तो, कंपनी रहा तो फ्लैट रेट्स, पार्टनरशिप फर्म रहा तो फ्लैट रेट्स, राइट? उसमें कोऑपरेटिव सोसाइटी रहा तो फ्लैट रेट्स अलग, करेक्ट? तो उन्होंने सैलरी छोड़ के बाकी कोई भी पेमेंट किया तो दे हैव गिवन सर्टन रेट्स इन इनकम टैक्स एक्ट। I repeat, they have given certain rates of TDS under Income Tax Act, बराबर है? और आगे कौन पार्टी रहेगी उसका कोई गारंटी नहीं है। सैलरी में हमको गारंटी है कि सामने वाला इंडिविजुअल है, ओके? एक्सक्यूज मी, हेलो हॅलो, हो कधीच सांगितलेलं त्यांचे, ॲक्च्युली मलाच उशीर झाला 2 दिवस का, काय झालं, औषध तयार नाही आहे का? मी जीपे पण करून ठेवलं आहे त्यांना, पियुषा ठक्कर, तिथं जे बाहेर असतात ना त्यांना माहीत आहे बघा, ओके? थँक्यू हां, ओके माय डियर स्टूडेंट्स, ओके? तो यहाँ पे उनका क्या कहना है, इसलिए अगर सैलरी छोड़ के आप कोई भी पेमेंट करते हो देन इन दैट केस हम बाकी कुछ कैलकुलेशन नहीं देखना, बिकॉज देयर इज नो सर्टेनिटी, यू ओनली डिडक्ट TDS एट द TDS रेट, ओके? फॉरगेट द सेस, फॉरगेट द सरचार्ज, वो सामने वाली पार्टी अपना देखेगी। अंडरस्टैंडिंग माय डियर स्टूडेंट्स, डू यू अंडरस्टैंड? ओके, यस। सो नाउ लेट्स कम टू द चार्ट। यस, TDS रेट्स, द मोस्ट बेसिक चार्ट। इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं माय डियर स्टूडेंट्स दी एग्जाम्स। अगर आप कोई भी पेमेंट NR तो को करते हो, पेमेंट टू NR माय डियर स्टूडेंट्स, तो आपको क्या करना है, NR पे हम कोई भी जिम्मेदारी नहीं ढोएंगे, पूरा की पूरा TDS रेट ऐड करो, इसमें सरचार्ज ऐड करो, इसमें सेस, और जो अमाउंट आएगा यू हैव टू डिडक्ट TDS एट दिस पर्टिकुलर अमाउंट माय डियर स्टूडेंट्स, okay? And if payment is not made to NR, if payment is made to resident my dear students, payment to resident,
ओके, सी व्हाट काइंड ऑफ पेमेंट इट इज, चेक करो व्हाट काइंड ऑफ पेमेंट इट इज. इफ द पेमेंट इज इन द नेचर ऑफ सैलरी तो सर्टेन है, तो क्या बोला है, टीडीएस रेट. ओके, टीडीएस रेट प्लस सरचार्ज, सामने वाले को कितनी सैलरी है उस पर डिपेंड करेगा, प्लस सेस, इसके ऊपर आप टीडीएस डिडक्ट करो. क्लियर? ओके, यस. अब आगे, अगर पेमेंट माय डियर स्टूडेंट्स इज अदर देन सैलरी, इफ पेमेंट इज अदर देन सैलरी, in that case what will happen? In that case what will happen my dear students? If payment is other than salary, उन्होंने क्या बोला है, जो स्पेसिफाइड टीडीएस रेट्स है, जो टीडीएस रेट्स है उसी रेट पे आप डिडक्ट करो, बाकी कोई जिम्मेदारी हम नहीं लेंगे. डू यू अंडरस्टैंड? डू यू अंडरस्टैंड माय डियर स्टूडेंट्स? यहाँ पर किसी को कोई प्रॉब्लम? अब टीडीएस रेट्स क्या है वो मैं आपको प्रोवाइड करूंगी, वो मैं आपको बताऊंगी. मैंने शॉर्ट समरी बनाई है. ओके, उसका आपको वो ग्रुप में भी ड्राइव पे भी शेयर हो जाएगा. ओके, जो भी मैंने समरी बनाई है, आई शैल अपलोड इट ऑन द ड्राइव ऑल्सो फॉर यू. ओके, और अभी भी डिस्कस करेंगे, बट ब्रॉडली ये समझना जरूरी है कि कब टीडीएस रेट्स होगा और कब टीडीएस प्लस सरचार्ज प्लस सेस होगा. ओके, गेटिंग इट? सिंपल है ना? टीडीएस कितना ईजी चैप्टर है, लोग फालतू में डराते हैं सबको. नाउ सेक्शन 206 AA क्या बोलता है? सेक्शन 206 AA बोलता है व्हाट वुड बी द टीडीएस रेट्स इन केस ऑफ नॉन सबमिशन ऑफ पैन. ओके, मतलब क्या ये समझ लीजिए. व्हाट डज दिस मीन? से देयर इज अ डिडक्टर. ओके, से there is a deductor and there is a deductee my dear students. Okay, there is a deductor and there is a deductee my dear students. अब मानो डिडक्टर ने पेमेंट किया डिडक्टी को, डिडक्टर ने पेमेंट किया डिडक्टी को. ओके, यस माय डियर स्टूडेंट्स. अब क्या होगा, इसको क्या करना है, मानो कि ये ही इज अ रेसिडेंट. ओके, यस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. मानो कि ये रेसिडेंट है, ठीक है. अब क्या होगा, इसको क्या, डिडक्टर को क्या करना पड़ेगा, टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा. राइट, टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा. राइट, अब आपको याद होगा व्हाइल डिस्कसिंग पीजीबीपी माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था कि क्यों टीडीएस इतना जरूरी है. हमने डिसअलाउंस देखा था ना, एक्सपेंसेस डिसअलाउड. राइट, कि अगर डिडक्टर ने टाइम पे गवर्नमेंट को टीडीएस नहीं दिया या अगर उसने करेक्टली टीडीएस डिडक्ट नहीं किया तो उस एक्सपेंस का खर्चा डिडक्टर को नहीं मिलेगा. करेक्ट? राइट? ओके, सो यहाँ पे माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है, लिसन टू मी वेरी केयरफुली. ओके, तो डिडक्टी को क्या देना पड़ता है, डिडक्टिव की तो जिम्मेदारी है ना, उसके बिहाफ पे कोई और अगर टैक्स पे कर रहा है. सी इनकम टैक्स एक्ट में इनकम टैक्स ने आपको क्या नामकरण किया है, वाया पैन. एवरीबडी हैज अ पैन, परमानेंट अकाउंट नंबर. करेक्ट? नाउ दिस परमानेंट अकाउंट नंबर इज योर आइडेंटिफिकेशन इन फ्रंट ऑफ इनकम टैक्स अथॉरिटीज. बराबर है? मतलब गवर्नमेंट क्या करती है, आपके पैन के अगेंस्ट जाके देखती है आपने कितना टैक्स पे किया, आपने कितना टैक्स नहीं पे किया. राइट, तो अगर आपके बिहाफ पे कोई टैक्स पे करता है तो आपको क्या बोलना पड़ेगा उसको, मेरे पैन के आगे लिख लेना हाँ कि मेरा टीडीएस डिडक्ट किया है. सो यू दिस डिडक्टी हैज टू प्रोवाइड पैन टू डिडक्टर. अगर डिडक्टी ने माय डियर स्टूडेंट्स पैन नहीं प्रोवाइड किया या रॉन्ग पैन प्रोवाइड किया तो इन दैट केस गवर्नमेंट क्या बोलता है, हम पनिश करेंगे, डिडक्टी को भी पनिश करेंगे. डिडक्टी को पनिश करेंगे तो क्या रेट्स होंगे, इन दैट केस टीडीएस विल बी डिडक्टेड एट हायर रेट्स. टीडीएस विल बी डिडक्टेड एट हायर रेट्स माय डियर स्टूडेंट्स. ओके, क्या बोला गया है, रेट्स इन इनकम टैक्स. अब बताओ इनकम टैक्स में कौन से रेट्स दिए गए हैं. अगर आपको बेसिक चैप्टर याद होगा, सेक्शन 4 जब हमने डिटेल में डिस्कस किया था तो मैंने उसमें बोला था कि सेक्शन 4 में क्या है, रेट्स. नाउ देयर आर सम स्पेशल रेट्स एंड देयर आर नॉर्मल रेट्स. स्पेशल रेट्स आर गिवन इन इनकम टैक्स. मतलब अगर से फॉर एग्जाम्पल आपका विनिंग्स फ्रॉम लॉटरी है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, तो उसके स्पेशल रेट्स दिए गए हैं. ओके, एंड बाकी नॉर्मल रेट्स आर गिवन इन Finance Act my dear students. Okay, and as punishment 20%, whichever is higher
विच एवर इज हायर, उस हायर परसेंटेज पे टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा. वाई? बिकॉज डिडक्टी से ज्यादा टैक्स वसूल किया जाएगा. क्यों? क्योंकि डिडक्टी ने अपना पैन नहीं प्रोवाइड किया या अपना पैन गलत प्रोवाइड किया. उसके वजह से बहुत प्रॉब्लम्स अराइज हुए. राइट? Getting it, my dear students? So come on, quick revision of what we did for TDS. Come on, a very important and a very logical chapter. हमने क्या देखा? There is a deductor, there is a deductee. डिडक्टर जब डिडक्टी को पेमेंट करता है तो इट इज एक्सपेंस इन द हैंड ऑफ डिडक्टर. तो डिडक्टर क्या करता है? उस एक्सपेंस का P&L अकाउंट में एक्सपेंस क्लेम करके उतना इनकम कम करता है और उस पर टैक्स नहीं पे करता. राइट? और मिस्टर बी के हाथ में वो इनकम हो जाता है. राइट? तो मिस्टर बी के हाथ में जब इनकम होता है तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि मिस्टर बी उस पर टैक्स ना पे करे. और गवर्नमेंट क्या होता है? गवर्नमेंट को अपना टैक्स बहुत प्यारा है. गवर्नमेंट किसी भी हालत में अपना टैक्स लेट गो नहीं करना चाहती. ओके? यस. सो उस केस में क्या होता है? उस केस में व्हाट डज गवर्नमेंट से कि हम मिस्टर बी पे रिलाई नहीं करेंगे, हम वेट नहीं करेंगे. जब मिस्टर ए एक्सपेंस क्लेम करना होगा ना, ओके, क्योंकि मिस्टर ए अपने खर्चा तो क्लेम करेगा ही, तो हम मिस्टर ए पे जिम्मेदारी डाल देती है. विल रिमूव द रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रॉम मिस्टर बी एंड हैंड इट ओवर टू मिस्टर ए. और मिस्टर ए हैज टू डिडक्ट what? TDS before making the payment to डिडक्टी. अब डिडक्टर का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? ये जो TDS का अमाउंट है ना 10,000 रुपए, ये उसका खुद का नहीं है, ये गवर्नमेंट का है. सो ही हैज टू मेक द पेमेंट टू गवर्नमेंट. राइट? फिर गवर्नमेंट क्या बोलती है? आपको आप ऐसा एक ही थोड़ी आप पेमेंट करते हो, आप बिजनेस करते हो, मतलब कितने सारे पेमेंट्स करते हो, कितने सारे TDS डिडक्ट करते हो. राइट? तो हमको तो हिसाब किताब रखना पड़ेगा. बराबर है? तो फाइल TDS रिटर्न. ओके? और सामने वाले पार्टी को प्रूफ होना चाहिए कि हाँ बाबा मेरे को कम पैसा मिला है ना 90,000, तो 10,000 रुपए मेरे बिहाफ पे टैक्स पे किया है. राइट? सो टू गिव अ प्रूफ टू डिडक्टी, दिस डिडक्टर हैज टू इशू TDS सर्टिफिकेट. सो दीज 3 थिंग्स हैव टू बी कॉम्प्लाइड बाय द डिडक्टर, माय डियर स्टूडेंट्स. दीज 3 थिंग्स हैव टू बी कॉम्प्लाइड बाय द डिडक्टर. सो फर्स्ट, पेमेंट ऑफ TDS हैज टू बी डन मंथली, क्योंकि गवर्नमेंट पैसे से ज्यादा दूर नहीं रह सकती. गवर्नमेंट बोलती है जल्दी जल्दी आओ और हमको पैसा दो. राइट? तो अप्रैल टू फरवरी में अगर आपने TDS डिडक्ट किया है तो 7th ऑफ नेक्स्ट मंथ. मार्च के लिए 30th ऑफ अप्रैल का ड्यू डेट दिया गया है. रिटर्न ऑफ TDS, फिर आपको हिसाब किताब देना पड़ेगा गवर्नमेंट को. ओके? दैट हैज टू बी गिवन इन द रिटर्न ऑफ TDS रिटर्न हैज टू बी फाइंड क्वार्टरली, माय डियर स्टूडेंट्स. अप्रैल टू जून में जो TDS डिडक्ट किया है उसका 31 जुलाई टू सितंबर में जो डिडक्ट किया है उसका 31 अक्टूबर टू दिसंबर का ड्यू डेट 31 जनवरी, एंड जनवरी टू मार्च का रुको 30 अप्रैल नहीं, 30 अप्रैल इज द ड्यू डेट फॉर पेइंग TDS. 31 मई और 1 महीने का वक्त दिया गया है. And owing to the COVID situations, owing to the hardships that the people and the businessmen have gone through, my dear students, उन्होंने 31 जुलाई और 31 अक्टूबर का ड्यू डेट्स एक्सटेंड कर दिए 31 मार्च 21 तक. अब नेक्स्ट लास्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी क्या है? डिडक्टर हैज टू इशू TDS सर्टिफिकेट्स. ओके? यस. 16 and 16A आर द 2 फॉर्म्स. सैलरी होगा तो 16 फॉर्म, और सैलरी यूजुअली एनुअल बेसिस पे होती है, इसलिए एक बार मंथली एनुअली आपको 16 फॉर्म 16 इशू करना पड़ता है. दैट इज ऑन 15th ऑफ जून. वाई 15th ऑफ जून? क्योंकि TDS रिटर्न ही अपना फाइल होता है. सी अंडरस्टैंड, साल कब खत्म हुआ? मार्च में. मार्च के क्वार्टर का ड्यू डेट क्या है TDS रिटर्न का? 31 मई. उसके आगे आपको 15 दिन दिए हैं गवर्नमेंट. 15 जून तक आपको क्या करना है? TDS सर्टिफिकेट फाइल करना है. ओके? बट इन केस ऑफ एनी अदर पेमेंट्स, हर क्वार्टर के TDS रिटर्न के ड्यू डेट के 15 दिन आगे. अब अप्रैल टू जून उसका TDS रिटर्न का ड्यू डेट क्या है? 31 जुलाई. राइट? उससे 15 दिन आगे, मतलब 15 अगस्त. राइट? सो एवरी क्वार्टर के 15 दिन आगे, ड्यू डेट के 15 दिन आगे. बट ओइंग टू कोविड उन्होंने क्या किया था? इन पहले 2 क्वार्टर के ड्यू डेट एक्सटेंड कर दी थी 31 मार्च 21 तक. राइट? सो 31 मार्च के 15 दिन आगे, सो 15th अप्रैल 21 आगे. कुछ केसेस में TDS डिडक्ट नहीं करना पड़ता. इफ पेमेंट इज मेड बाय डिडक्टर ऑफ द नेचर ऑफ इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, एनी काइंड ऑफ इंटरेस्ट, LIC का पेमेंट आ रहा है, राइट? आपको RPF में से पैसे विड्रॉ कर रहे हो, राइट? देन रेंट, कमीशन, तो वहां पे अगर डिडक्टिव सेल्फ डिक्लेयर करता है कि आई एम नॉट सब्जेक्ट टू टैक्स, इसलिए मेरा TDS डिडक्ट मत करो, तो उसको सर्टिफिकेट फाइल करना पड़ता है, सेल्फ डिक्लेरेशन, विच इज दिस फॉर्म 15G फॉर नॉन सीनियर एंड 15H फॉर सीनियर सिटीजन्स, माय डियर स्टूडेंट्स. ओके? उस केस में TDS क्या डिडक्टर TDS नहीं डिडक्ट करेगा. नेक्स्ट, अगर आपका पेमेंट 197A में कवर नहीं होता, माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आपका पेमेंट 197A में कवर नहीं होता, yes, then in that case you go to 197. You go to 197 और 197 में डिडक्टी को क्या करना पड़ता है?
डिडक्टी को क्या करना पड़ता है, ही हैज टू फाइल अ सर्टिफिकेट. ओके, सबमिट अ सर्टिफिकेट टू डिडक्टर एंड सबमिट अ सर्टिफिकेट टू एओ सेइंग कि मैं 197A में कवर्ड नहीं हूं, बट मेरा इनकम टैक्सेबल नहीं होने वाला है ऐसा मुझे लग रहा है. अगर हुआ तो वो मेरी जिम्मेदारी, मैं उस पर बाद में टैक्स पे कर दूंगा, बट अभी आप टीडीएस मत डिडक्ट करो. सो इफ एओ अलाउज तो यहाँ पे आपको टीडीएस डिडक्ट नहीं किया जाएगा, या जो एओ बोलेगा या तो फिर लोअर रेट्स पे डिडक्ट किया जाएगा. अंडरस्टैंडिंग. यहाँ पे एक एक्सेप्शन है कि 194N के अगर आप कवर्ड हो तो आपको ये ऑप्शन कभी भी अवेलेबल नहीं है. इसमें टीडीएस कंपल्सरीली डिडक्ट होगा, मतलब होगा. ओके, यस. देन कुछ केसेस है जहां पे नो टीडीएस. इफ यू आर मेकिंग पेमेंट टू गवर्नमेंट, आरबीआई, म्यूचुअल फंड, कॉर्पोरेशन एस्टैब्लिश्ड अंडर सेंट्रल एक्ट, तो आपको टीडीएस पे करने की जिम्मेदारी नहीं है. ओके, यस माय डियर स्टूडेंट्स. देन जैसे कि हमने देखा कि ये नया अमेंडमेंट आया है. अगर मैं साइंटिफिक एक्सपेंडिचर का डोनेशन किसी को देती हूं तो उस पार्टी ने हाँ मैं अप्रूव्ड हूं, हाँ मुझे डोनेशन मिला है, ऐसा करके एक स्टेटमेंट फाइल करना पड़ता है गवर्नमेंट को. सेम हियर. अगर कोई बैंकिंग कंपनी है, कोऑपरेटिव बैंक है, राइट, और अगर किसी रेसिडेंट को, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, वन मिनट, यस, हाँ, अगर कोई रेसिडेंट को 40,000 का लिमिट है, ओके, तो उसको ई फाइलिंग ऑफ स्टेटमेंट करना पड़ता है टू इनकम टैक्स अथॉरिटीज. अगर नहीं कॉम्प्लाई किया तो 100 रुपीज पर डे का पेनल्टी. नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हमने देखा, हमने इसका लॉजिक भी देखा है कि टीडीएस रेट्स अगर एनआर को पे करते हो तो गवर्नमेंट कहाँ जाएगा, एनआर को ढूंढने, राइट. गवर्नमेंट कहाँ जाएगा, एनआर को ढूंढने. तो गवर्नमेंट क्या बोलता है, वो टीडीएस भी पे करेगा, सरचार्ज एप्लीकेबल होगा तो वो भी कट कर लो और सेस भी कट कर लो. मैं एनआर को ढूंढने नहीं जाने वाला आउट ऑफ इंडिया. ओके, कानून के हाथ यहाँ पे इंडिया तक ही सीमित है, राइट. ओके, एंड इफ एनी पेमेंट इज मेड टू आर रेसिडेंट, तो क्या देखा है, सैलरी प्लस टीडीएस प्लस सरचार्ज, सॉरी टीडीएस रेट प्लस सरचार्ज प्लस सेस माय डियर स्टूडेंट्स. एंड अदर देन सैलरी होगा देन टीडीएस रेट्स विल बी एप्लीकेबल. ओके, 206AA क्या बोलता है, ओके, क्या बोलता है कि कंपल्सरीली जब डिडक्टर टीडीएस डिडक्ट करता है तो सामने वाली पार्टी को पैन देना पड़ता है. ठीक है, अगर डिडक्टर ने, डिडक्टी इज अ रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और इस रेसिडेंट ने अगर पैन नहीं दिया, रॉन्ग पैन दिया, तो यहाँ पे पनिशमेंट रहेगी डिडक्टी को पनिशमेंट रहेगी. डिडक्टी हैज टू पे हायर टैक्स, बराबर है, मतलब हायर टीडीएस विल बी डिडक्टेड बाय द डिडक्टर. रेट्स इन इनकम टैक्स, अगर स्पेशल इनकम होगा तो रेट्स जो फाइनेंस एक्ट में दिया गया है, या 20%, विच एवर इज हायर. ना माय डियर स्टूडेंट्स, सोचो अगर वो रेसिडेंट नहीं है, अगर वो एनआर रहा तो नॉन रेसिडेंट रहा तो, क्योंकि पैन तो जो इंडिया के रेसिडेंट है उनको मिलता है, राइट. तो एनआर को अगर पेमेंट किया तो पैन का सवाल ही नहीं उठता. तो क्या उसको 20% एप्लीकेबल होगा? नो, स्पेशल प्रोविजंस हैव बीन मेड फॉर दैट. तो क्या बोला गया है, अगर डिडक्टर, ओके, अगर डिडक्टर माय डियर स्टूडेंट्स, इफ डिडक्टर इज मेकिंग एनी पेमेंट, ओके, टू नॉन रेसिडेंट, इफ डिडक्टर इज मेकिंग एनी पेमेंट टू नॉन रेसिडेंट माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे नॉन रेसिडेंट के पास पैन नहीं रहने वाला, ओके, तो पैन के जगह पे उसने कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट करने चाहिए, देयर इज अ लिस्ट. ही शुड प्रोवाइड हिज नेम, ईमेल आईडी एंड कॉन्टैक्ट नंबर माय डियर स्टूडेंट्स. नेम, ईमेल आईडी एंड कॉन्टैक्ट नंबर. इसके साथ साथ ही शुड गिव द एड्रेस ऑफ द कंट्री इन विच ही इज रेसिडेंट, एड्रेस of the country in which he is a resident. Then इसके साथ साथ he has to give the tax resident certificate. टैक्स रेसिडेंट सर्टिफिकेट, इसका रेलेवेंस क्या है, अगर आपको रेसिडेंशियल स्टेटस याद होगा माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम पर्पसली ट्राइंग टू लिंक द एंटायर इनकम टैक्स. आपको खूबसूरती बताना चाहती हूँ, कितना ज़्यादा इंटरेस्टिंग है. आपको याद होगा कि अगर कोई एनआर है, अगर कोई इंडियन ये है, कौन है, सिटीजन है, और वो कहीं पे भी दुनिया में टैक्स नहीं पे कर रहा, और इंडिया में अगर वो 15 लाख से ज़्यादा इनकम करता है तो उसको इंडिया में टैक्स पे करना पड़ेगा, राइट. इसके लिए, ये प्रूफ लेने के लिए कि वो दुनिया में कहीं पर टैक्स पे करता है कि नहीं, हमको उसका टैक्स रेसिडेंट सर्टिफिकेट लगता है. ओके, एंड देन इफ ही हैज़ अ टिन और यूनिक नंबर, ही हैज़ टू मेंशन, प्रोवाइड ऑल दिस. अगर वो ये सब कुछ अच्छे से प्रोवाइड करता है तो नॉर्मल टीडीएस रेट्स वुड बी एप्लीकेबल. इफ ही मेक्स अ डिफॉल्ट इन दिस, ओके, तो उसको भी हायर रेट्स वुड बी एप्लीकेबल. क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स, क्लियर? ओके, यस, लेट्स क्विकली गो अहेड फर्दर. ओके, अब टीडीएस के रेट्स माय डियर स्टूडेंट्स, अब टीडीएस के रेट्स.
अब यहाँ पे माय डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे उन्होंने बहुत सारे रेट्स दिए, अंडरस्टैंड। तकरीबन टीडीएस रेट्स में, टीडीएस में ना 23 पॉइंट्स है, बट यहाँ पे मैंने सिर्फ 13 पॉइंट्स इंक्लूड किए हैं। ओके, बाकी के सारे की पॉइंट्स आपके नोट्स में आपको सब कुछ डिटेल में मिल जाएगा, राइट क्योंकि मैं जैसे कि मैंने बोला है कि योर नोट्स आर एप्लीकेबल टू चार्टर्ड अकाउंटेंसी एग्जाम ऑल्सो, सीएस एग्जाम्स ऑल्सो एंड सीएमए एग्जाम्स ऑल्सो। सो मैंने इन डिटेल पूरा की पूरा टीडीएस उसमें इंक्लूड किया है, पर आपको जो पार्ट्स रेलेवेंट है, इंपॉर्टेंट है फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, वो सारे मैंने क्लास में कवर किए हैं। और यहाँ पे जानबूझ के मैंने एक समरी बनाई है, ओके, फॉर हाउ मेनी इनकम्स, ओके, फॉर हाउ मेनी इनकम्स नहीं सॉरी, फॉर हाउ मेनी नेचर ऑफ पेमेंट्स फॉर टीडीएस, दीज आर 13। ओके, क्या हमको ये बाय हार्ट करने की जरूरत है? एब्सोल्युटली यस माय डियर स्टूडेंट्स। क्या इस पे क्वेश्चन बनेगा? 100% बनेगा। मैम हम कैसे याद रखेंगे? रोज आपको 4 से 5 टीडीएस के सेक्शंस पढ़ने हैं, रोज 4-5 याद रखना बहुत डिफिकल्ट नहीं है। अगर आप एकदम से ही 13 की 13 लिस्ट लेके बैठोगे 13 आइटम्स की, देन इट इज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट। ये याद रखने की जिम्मेदारी तो आपकी है। इसमें अभी कुछ स्टूडेंट्स पूछते हैं मैम 30% क्यों, 20% क्यों, 10,000 क्यों? इसका कोई लॉजिक नहीं है। These are the provisions which have been introduced by Income Tax Act and we have to follow it. Okay? Yes, कि अगर आप पेमेंट ऑफ सैलरीज करते हो तो इट इज कवर्ड इन सेक्शन 192। बेसिक कट ऑफ क्या है? स्लैब रेट, स्लैब रेट्स के अंडर इट इज एप्लीकेबल। ओके, इंडिविजुअल और एचयूएफ रहेगा तो स्लैब रेट, इसीलिए तो हम क्या करते हैं? टीडीएस रेट प्लस सरचार्ज प्लस सेस करके फिर टीडीएस डिडक्ट करते हैं, राइट। अदर देन इंडिविजुअल एचयूएफ रहा तो देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ सैलरी। ओके, अगर आपने पैन नहीं दिया तो 30%। अब आपके मन में सवाल आया, मैम आपने तो हायर परसेंट 20% बोला था। मैंने 20% नहीं बोला था, मैंने क्या बोला था? रेट्स अंडर फाइनेंस एक्ट, रेट्स अंडर इनकम टैक्स एक्ट एंड और 20% विच एवर इज हायर। अगर आपको स्लैब रेट याद होगा माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको स्लैब रेट याद होगा तो मोर देन 10 लाख को क्या है? 30% एप्लीकेबल है। तो व्हाट डज द इनकम टैक्स एक्ट से? हम देखते नहीं बैठेंगे कि आपका स्लैब रेट कितना है, हम डायरेक्टली 30% आपको हाई स्लैब रेट का चार्ज कर देंगे। ओके, यस। आगे, प्री मेच्योर पेमेंट बाय पीएफ ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम ईपीएफ, दैट इज 5 साल के पहले अगर आपको पीएफ से पैसे आ रहे हैं, ओके, देन इन दैट केस व्हाट इज द लिमिट? 50,000। 50,000 के ऊपर अगर आपको पैसे आएंगे तो आपको क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स? यहाँ पे 10% से आपको टीडीएस डिडक्ट हो जाएगा। ओके, जस्ट 1 मिनट माय डियर स्टूडेंट्स। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, ओके, यस, एक मिनट, मुझे एक चीज़ आपको इम्पॉर्टेंट है वो बतानी थी जो आई थिंक अपने एग्जाम्स में भी एप्लीकेबल हो जाएंगी। जस्ट 1 मिनट, वो आई थिंक मेरी इस पीडीएफ में इंक्लूड करनी रह गई है। नो प्रॉब्लम, मैं बाद में आपको प्रोवाइड कर दूंगी इसको अमेंड करके। जस्ट 1 मिनट माय डियर स्टूडेंट्स। एक मिनट, my dear students, just give me 1 small minute.
Yes, my dear students. Sorry to keep you waiting. Yes. Now, why did I tell you that this is important? Because my dear students, owing to COVID, उन्होंने क्या किया है ना, कुछ sections में उन्होंने rates 25% से कम कर दिया है. ओके, सी अंडरस्टैंड माय डियर स्टूडेंट्स, उन्होंने सिर्फ क्या किया है, कोविड की वजह से रेट्स कम किए हैं. सो दीज रेट्स आर गोइंग टू बी एप्लीकेबल. दीज रेट्स माय डियर स्टूडेंट्स आर एप्लीकेबल ओनली फ्रॉम 14th May 20 to 31st March 21. ओके, मतलब कोविड के इफेक्ट तक ही ये एप्लीकेबल होगा. नॉर्मली रेट्स कितने हैं, ये है जो यहाँ पे हमने देखे हैं. नॉर्मली रेट्स इतने हैं, बट बिकॉज ऑफ कोविड उन्होंने इन रेट्स का 25% लेस कर दिया है. डू यू गेट इट? ओके, सो हाउ मच इज इट, लेट्स सी. ओके, यस. नाउ 192A के अंदर उन्होंने रेट्स माय डियर स्टूडेंट्स 10% है, राइट. सी यहाँ पे अगर आप कॉलम्स देखोगे तो नॉर्मल रेट्स क्या है यहाँ पे दिए गए हैं, बट अगर आपने पैन सबमिट नहीं किया तो वो भी मैंने यहाँ पे आपके लिए इंक्लूड कर दिया है. ओके, अब नॉर्मल रेट का है कितना है, 10%. ओके, उन्होंने यहाँ पे कुछ कम किया है क्या, नहीं, ओनली 10% विल बी एप्लीकेबल. नाउ वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर स्टूडेंट्स, दीज रेट्स आर गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज जैसे कि आपको पता है अपने जून एग्जाम्स के लिए, अपने दिसंबर एग्जाम्स के लिए, ओके माय डियर स्टूडेंट्स, all these amendments are applicable. और ये जो चेंज रेट्स है ना, these rates are going to be applicable for our exams my dear students. तो अगर आपको एग्जाम में पूछे कि कौन से रेट एप्लीकेबल होंगे, तो जो कम किए हुए 25% से कम किए हुए रेट्स है, those would be applicable my dear students. हाँ, तो ड्यू डेट भी होकर चली गई ना, ड्यू डेट भी होकर चली गई, बट आपकी एग्जाम्स तो अभी आनी है ना, तो आपकी एग्जाम्स में तो वो फाइनेंस एक्ट 20 वुड बी एप्लीकेबल, हेंस दोज ड्यू डेट्स वुड बी एप्लीकेबल. चलो आगे. यस, ओके, अब आगे माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट 192A. ओके, यस, 193 के लिए क्या बोला गया है, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज बाय कंपनी. ओके, तो क्या बोला है यहाँ पे, कितना बेसिक, 10,000 से ज्यादा अगर आप पेमेंट करते हो तो 10% से टीडीएस आपको डिडक्ट करना पड़ेगा. इंडिविजुअल एचयूएफ का, नॉन इंडिविजुअल एचयूएफ भी 10%. अगर पैन नहीं दिया तो 20% से डिडक्शन हो जाएगा. एंड बिकॉज ऑफ कोविड इसको, इस रेट को 25% से कम कर दिया गया है, दैट इज 7.5% माय डियर स्टूडेंट्स. मेक अ नोट ऑफ इट इन योर नोट्स. ओके, मैंने इसका पीडीएफ ग्रुप पे ऑलरेडी शेयर कर लिया है. ओके, यस. देन आगे, पेमेंट ऑफ डिविडेंड अदर देन LIC एंड GIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, गवर्नमेंट को अगर आप इंटरेस्ट डिविडेंड पेमेंट हो रहा है, तो यहाँ पे उन्होंने लिमिट क्या है, 2500 से ज्यादा होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, टीडीएस पे करना पड़ेगा. कट करना पड़ेगा. किस रेट से, 10% से. पैन नहीं दिया तो 20% से. क्या इसमें कम किया है, 7.5%. 7.5% माय डियर स्टूडेंट्स. आगे अगर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट बाय बैंक, अगर बैंक आपको कोई पेमेंट कर रही है, तो अगर वो माय डियर स्टूडेंट्स 40,000 से ज्यादा है, 40,000 से ज्यादा फॉर नॉन सीनियर सिटीजन, 40,000 से ज्यादा है तो आपको 10% से टीडीएस डिडक्ट होगा. पैन नहीं रहा तो 20% से डिडक्ट होगा. अगर आप सीनियर सिटीजन हो तो लिमिट है 50,000. 50,000 से ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा तो ही टीडीएस डिडक्ट होगा. क्या यहाँ पे कम हुआ है, बिल्कुल यस, 7.5% माय डियर स्टूडेंट्स. आगे माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट, यस, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट बाय अदर्स. पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट बाय अदर्स माय डियर स्टूडेंट्स. यस, यहां पर भी माय डियर स्टूडेंट्स लिमिट कितना है, 5,000 रुपीज. 5,000 से ज्यादा अगर आपको बैंक नहीं, दूसरे से इंटरेस्ट आप पेमेंट कर रहे हो उसको, तो यहाँ पे लिमिट कितना है, 5,000. 5,000 से ऊपर अगर आप पेमेंट करते हो तो आपको 10% से टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा. सामने वाले ने पैन नहीं दिया तो 20% से डिडक्ट करना पड़ेगा. यस माय डियर स्टूडेंट्स. आगे, और यहाँ पे 25% से रेट उन्होंने कोविड की वजह से कम कर दिया है. आगे माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट 194B, पेमेंट ऑफ प्राइस फ्रॉम विनिंग्स फ्रॉम लॉटरीज बाय एनी पर्सन. अगर 10,000 से ज्यादा पेमेंट है तो पेमेंट ऑफ विनिंग्स माय डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे फ्लैट रेट 30% इज एप्लीकेबल एज पर इनकम टैक्स. सो 30%. अगर पैन नहीं भी दिया तो हाईएस्ट रेट कितना है, 30%. क्या इसमें कुछ कमी करी है, बिल्कुल भी नहीं. 25% से कुछ भी कम नहीं है, 30% से ही आपको टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा. आगे, yes my dear students, payments of prices from winnings, again these are winnings, right. फिर इसको उन्होंने अलग क्यों किया है, क्योंकि ये लॉटरीज कवर्ड है और यहाँ पे हॉर्स रेसेस my dear students,
ओके तो यहाँ पर भी कुछ कम नहीं है, 30% से आपको टीडीएस डिडक्ट करना है. ओके पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर बाय एनी पर्सन माय डियर स्टूडेंट्स, पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर बाय एनी पर्सन माय डियर स्टूडेंट्स. ओके यस, यहाँ पे क्या बोला गया है, यहाँ पे क्या बोला गया है, 30,000 सिंगल बिल होगा तो आपको टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा. या आप एक साथ अगर एग्रीगेट पेमेंट करते हो, आप अगर एग्रीगेट पेमेंट करते हो माय डियर स्टूडेंट्स, देन इन दैट केस आपको 1 लाख से ऊपर अगर एग्रीगेट पेमेंट होगा तो ही आपको टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा. 1% फॉर इंडिविजुअल एचयूएफ, नॉन इंडिविजुअल एचयूएफ 2%, पैन नहीं दिया तो 20%. इसका जो चेंज रेट्स है, रेफर नोट्स माय डियर स्टूडेंट्स, रेफर योर नोट्स. मैंने नोट्स में आपको डिटेल में किया है, हर चीज का स्पून फीडिंग करना इज नॉट नाइस, राइट. तो आपको नोट्स में जाना है, 194C पढ़ना है. मैंने जानबूझ के यहाँ पे मैं नहीं दूंगी, वाई, बिकॉज 194C इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन अंडर टीडीएस माय डियर स्टूडेंट्स. इस पे क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में बनता ही है. ओके यस, नेक्स्ट माय डियर स्टूडेंट्स, पेमेंट ऑफ इंश्योरेंस कमीशन टू एजेंट्स बाय इंश्योरेंस कंपनी. अगर कंपनी अपने एजेंट्स को कोई इंश्योरेंस पे दे, कमीशन पे कर रही है अपने एजेंट्स को, तो वो क्या करेगी, 15,000 से ज्यादा अगर आपने कमीशन पे किया तो वो टीडीएस डिडक्ट करेगी. कितना, 5% से. पैन नहीं दिया तो 20% से. क्या इसमें कम किया है, बिल्कुल यस, 25% से उन्होंने 5% का रेट 25% से कम कर दिया है. ओके नाउ अहेड माय डियर स्टूडेंट्स, पेमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ मेच्योरिटी ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बाय माय डियर स्टूडेंट्स बाय लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज. ओके तो लिमिट कितना है, 1 लाख का लिमिट है, 1 लाख का लिमिट है माय डियर स्टूडेंट्स. ओके 5% से टीडीएस डिडक्ट करना है, पैन नहीं दिया तो 20% से, और कोविड में उन्होंने बेनिफिट दिया है 25% का, सो 3.75% से आपको टीडीएस डिडक्ट करना है. ओके ताकि सामने वाले के हाथ में ज्यादा पैसा आ सके. ओके ओइंग टू व्हाट इज हैपनिंग आउटसाइड. डू यू अंडरस्टैंड माय डियर स्टूडेंट्स. अब बताओ क्या ये इजी है, सिर्फ 194C आपको खुद से करना है, वो भी सिर्फ चेंज रेट्स. ओके यस माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ बिफोर गोइंग टू TCS I want you to take one small concept is remaining कि अगर आप डिफॉल्ट करते हो, अगर आप कोई भी प्रकार का माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप कोई भी प्रकार का डिफॉल्ट करते हो तो इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है. अगर आप कोई भी प्रकार का डिफॉल्ट करते हो, नाउ अंडरस्टैंड माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने देखा होगा तो टीडीएस में सबसे ज्यादा जिम्मेदारी किसकी है, डिडक्टर की. तो डिफॉल्ट जो होगा वो कौन करेगा, डिडक्टर. डिफॉल्ट अगर डिडक्टर ज्यादा से ज्यादा क्या डिफॉल्ट कर सकता है, अपना पैन नहीं देगा, अपना पैन दिया नहीं या गलत दिया तो उसको तो हायर रेट ऑफ टैक्स एप्लीकेबल हो जाएगा, राइट. अब माय डियर स्टूडेंट्स, अगर डिडक्टर ने डिफॉल्ट किया तो डिडक्टर के डिफॉल्ट के नेचर्स क्या है. ओके डिफॉल्ट्स अंडर टीडीएस. अब मुझे बताओ टीडीएस में डिफॉल्ट्स क्या क्या हो सकते हैं. पहले तो टीडीएस डिडक्ट किया, तो पहले तो टीडीएस डिडक्ट ही नहीं किया, फिर टीडीएस डिडक्ट किया पर पे नहीं किया, फिर टीडीएस लेट डिडक्ट किया, राइट. देन टीडीएस डिडक्ट किया बट लेट पेमेंट किया, करेक्ट. दीज आर रिलेटेड टू टीडीएस पेमेंट्स. ओके अब दूसरा, दीज आर रिलेटेड टू पेमेंट्स, और टीडीएस रिटर्न से रिलेटेड कुछ डिफॉल्ट्स हो सकते हैं, बराबर है. सो हियर डिफॉल्ट्स अंडर टीडीएस मे बी related to payments or may be related to returns. Okay or may be related to returns. Return से related क्या क्या हो सकता है पहले वो देख लेते हैं, बहुत सिंपल है, राइट. एक तो क्या हो सकता है कि आपने रिटर्न लेट फाइल किया या लेट फाइल ही नहीं किया, सो लेट फाइलिंग ऑफ रिटर्न, ये एक डिफॉल्ट हो जाएगा. ओके और दूसरा डिफॉल्ट क्या होगा रिटर्न से रिलेटेड, आपने अगर इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन दी है रिटर्न में. ओके मतलब अगर आपका रिटर्न इनकरेक्ट रिटर्न है, इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन इन द रिटर्न, ओके इन दैट केस व्हाट विल हैपन, इन दैट केस अगर माय डियर स्टूडेंट्स अगर लेट फाइलिंग ऑफ रिटर्न है, अगर आपने लेट फाइल किया है, पर अगर आपने 1 साल के अंदर फाइल किया है, अगर आपने 1 साल के अंदर फाइल किया है माय डियर स्टूडेंट्स, ओके मतलब आपका ड्यू डेट कितना है, अभी आपका ड्यू डेट कितना है, कम ऑन, लास्ट क्वार्टर मार्च का आपको कब तक फाइल करना है, 30 मई तक. मतलब अगर अगले 30 मई तक आप रिटर्न फाइल करते हो तो ओके, अगर नहीं फाइल किया तो आगे आपकी पेनल्टीज इंक्रीज हो जाएगी. तो उनका क्या कहना है कि इफ इट इज विद इन अ ईयर फाइल्ड, राइट या फाइल्ड, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे बाद में, फाइल्ड विद इन अ ईयर, देन इन दैट केस आपको क्या पे करना पड़ेगा, फीस. व्हाट आर द फीस, फीस आर ₹200 per day or
TDS अमाउंट विच एवर इज लोअर, ऑब्वियसली ना आपका जो फीस है, आपका जो पेनल्टी है वो TDS के अमाउंट से ज़्यादा तो हो ही नहीं सकता, करेक्ट। अगर आपने एक साल में फाइल नहीं किया, नॉट फाइल्ड इन 1 ईयर, मतलब एक साल से अंदर आपने फाइल नहीं किया, एक साल से ऊपर हो गया आपने TDS का रिटर्न फाइल नहीं किया, सो इन दैट केस पेनल्टी भी होगा और फीस भी होगा। सो फीस तो चार्ज हो ही जाएंगे, दैट इज ₹200 पर डे, और TDS अमाउंट विच एवर इज लोअर, ये तो आपकी फीस हो जाएगी। इसके साथ साथ आपको पेनल्टी भी लेवी हो जाएगी। पेनल्टी इज हाउ मच? मिनिमम 10,000 and maximum 1 lakh. Do you get it, my dear students? Maximum 1 lakh. Is it difficult? बिल्कुल भी नहीं। आगे ओके, ये तो फाइलिंग से रिलेटेड। इनकरेक्ट रिटर्न अगर आप भरते हो माय डियर स्टूडेंट्स, इनकरेक्ट रिटर्न अगर आप भरते हो तो इससे सामने वाले को बहुत हार्डशिप होती है। क्यों? क्योंकि डिडक्टी को पता नहीं क्या हो जाएगा। डिडक्टी का पहले ही गवर्नमेंट से पैसा, सपोज फॉर एग्जांपल डिडक्टी का रिफंड आने वाला है तो पहले ही गवर्नमेंट से पैसा लेट आता है, राइट। पहले ही गवर्नमेंट के पास लेट आता है, आपने इनकरेक्ट रिटर्न फाइल किया, डिडक्टी को बार बार आपके पास आओ, चेंजेस करके लो, फिर गवर्नमेंट के पास जाओ, गवर्नमेंट को चेंजेस बताओ, फिर रिटर्न में मॉडिफिकेशन, फिर रिटर्न लेट आएगा, बराबर है। सो मच ऑफ हार्डशिप टू द डिडक्टी। इसलिए उन्होंने क्या बोला है कि यहाँ पे आपको पेनल्टी चार्ज हो जाएगा बिकॉज आपने इनकरेक्ट डिटेल्स डाले हैं। हाँ, अगर सामने वाले ने इनकरेक्ट डिटेल्स दिए तो हम उसको ज़्यादा टैक्स चार्ज कर रहे कि नहीं, तो अगर आपने भी इनकरेक्ट रिटर्न फाइल किया तो आपको भी पेनल्टी चार्ज हो जाएगी। मिनिमम 10,000, मैक्सिमम 1 लाख। डू यू गेट इट माय डियर स्टूडेंट्स? मिनिमम 10,000, मैक्सिमम 1 लाख माय डियर स्टूडेंट्स। क्लियर एवरीवन? ओके, यस। नाउ दिस इज रिलेटेड टू रिटर्न्स। अब चलते हैं पेमेंट्स की तरफ। अब डिफॉल्ट्स एंड पेमेंट्स माय डियर स्टूडेंट्स, अब डिफॉल्ट्स एंड पेमेंट्स बहुत 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 लॉजिकली पहले समझते हैं, फिर मैं इस चार्ट के पास आती हूँ। ओके, अब क्या क्या गलतियाँ आप कर सकते हो? आपने TDS डिडक्ट ही नहीं किया, नॉट डिडक्टेड, राइट। TDS आपने डिडक्ट किया है, ओके, मैं और भी शॉर्ट में करना चाहती हूँ ताकि आपको मेरी लैंग्वेज, मेरी शॉर्टकट समझ में आए। डिडक्शन करना पड़ता है, फिर गवर्नमेंट को पे करना पड़ता है। अगर आपने डिडक्ट ही नहीं किया तो पेमेंट का सवाल ही नहीं आता। अगर आपने डिडक्ट किया है, ओके, पर अगर आपने पे ही नहीं किया, राइट, ऐसा भी हो सकता है। या तो आपने लेट डिडक्ट किया है और फिर आपने पे किया है, ओके, या तो आपने डिडक्ट बराबर किया है पर लेट पेमेंट किया है गवर्नमेंट को, बराबर है। दीज आर द डिफरेंट पॉसिबिलिटीज, यस और नो, यस और नो। अब देखो, हर किसी की सीवियरिटी समझने की कोशिश करते हैं। अगर आपने TDS डिडक्ट किया ही नहीं, आपसे रह गया और आपने गवर्नमेंट को दिया ही नहीं, तो गवर्नमेंट बोलता है हम समझ सकते हैं, हम समझ सकते हैं, ऑलरेडी बिजनेस का बहुत प्रेशर है, ऐसा आपसे गलती हो गई, कोई बात नहीं, ओके, आप हमको इंटरेस्ट पे करो, हम आपको माफ कर देंगे, पर इंटरेस्ट तो आपको पे करना पड़ेगा। अगर आपने डिडक्ट किया है और गवर्नमेंट के पैसे अपने जेब में रख लिए और गवर्नमेंट को नहीं दिए, गवर्नमेंट को नहीं दिए, तो गवर्नमेंट इसमें क्या करेगी? तांडव करेगी, राइट। सो यहाँ पे आपको सीवियर पनिशमेंट देगी, राइट। अगर आपने डिडक्ट लेट किया है और गवर्नमेंट को पे कर दिया, तो डिडक्ट ही लेट किया ना, तो वापस गवर्नमेंट बोलेगी चल कोई नहीं, इंटरेस्ट चार्ज कर देगी। अगर आपने डिडक्ट किया है और गवर्नमेंट को लेट दिया है, मतलब गवर्नमेंट के पैसे पे आप यहाँ पे चैनी करते हो, आप यहाँ पे मजे कर रहे हो, तो गवर्नमेंट क्या बोलेगी? हम आपको यहाँ पे सीवियर पनिशमेंट देंगे। डू यू अंडरस्टैंड? डू यू अंडरस्टैंड? आई एम ट्राइंग टू मेक यू एक्सप्लेन कि क्या क्या सिनारियोस, क्या क्या गलतियां हो सकती है TDS की एरा में। गेटिंग इट? ओके, यस। तो चलते हैं अब यहाँ पे पेमेंट्स की ओर, पेमेंट्स की ओर चलते हैं। ओके, यस माय डियर स्टूडेंट्स। नाउ आई डिवाइड इट इनटू 2 कैटेगरीज, डिडक्शन एंड पेमेंट। यहाँ पे भी डिडक्शन एंड पेमेंट। ओके ओके, पहली कैटेगरी देखते हैं कि अगर आपने डिडक्ट ही नहीं किया तो पेमेंट करने का सवाल ही नहीं उठता, कि अगर आपने डिडक्ट किया है और अगर आपने पेमेंट नहीं किया, मतलब इन शॉर्ट गवर्नमेंट को, जो गवर्नमेंट के हक के पैसे थे TDS के, अगर आपने गवर्नमेंट को अपने हक के पैसों से दूर रखा तो यू विल बी नोन एज असेसी इन डिफॉल्ट। और अगर आपको याद होगा जब हमने SSC का डेफिनेशन देखा था, असेसी इन डिफॉल्ट एक कौन है? एक व्हाट डू यू से, एक क्रिमिनल है इन द आईज ऑफ इनकम टैक्स एक्ट।
ओके, ही इज अ क्रिमिनल. जो एक्चुअली क्रिमिनल इज हार्श वर्ड, मैं वो तो सिविल लॉ में हो गया, बट मैं समझ रहा हूँ ना मैं क्या एक्सप्लेन करने के चाहती हूँ. ओके, आप क्या हो जाओगे, आप क्या बोलते हैं उसको, यू विल बी एट फॉल्ट. ओके, यू विल बी एट फॉल्ट इन द आइज ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, इसलिए आपको असेसी इन डिफॉल्ट का करार दिया जाएगा. ओके, यस, एंड हियर हियर आपसे पेनल्टी भी ली जाएगी. हाउ मच विल द पेनल्टी? 100% ऑफ टैक्स अमाउंट. जितना टैक्स है 100% ऑफ टीडीएस अमाउंट, उतना आपको पेनल्टी लिया जाएगा. और इंटरेस्ट भी लिया जाएगा. इंटरेस्ट विल बी 1% पर मंथ और पार्ट ईयर ऑफ. मतलब एक महीने से अगर एक दिन भी ज्यादा होता है तो उसको पूरा एक महीना हम लोग ट्रीट करेंगे. ओके, यस. अब अगर आपने लेट डिडक्शन किया, ओके, डिडक्शन पेड, यस, आपने लेट डिडक्शन किया और उसके वजह से पेमेंट भी लेट हो गया. ओके, या तो आपने डिडक्शन टाइम पे किया बट पेमेंट लेट किया. अब मुझे बताओ इसमें ज्यादा गलती किसमें है? गवर्नमेंट के पैसे आपने अपने पास जेब में रखे यहाँ पे, राइट? तो यहाँ पे 1.5% इंटरेस्ट क्लेम हो जाएगा. ओके, यहाँ पे सिर्फ इंटरेस्ट लागू हो जाएगा. 1.5% पर मंथ और पार्ट देयर ऑफ. ओके माय डियर स्टूडेंट्स, यस. एंड आगे यहाँ पे 1% पर मंथ और पार्ट. क्लियर. एक इंपॉर्टेंट चीज, एक इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट ओविंग टू कोविड माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं. वन वेरी इंपॉर्टेंट नोट दैट यू हैव टू रिमेंबर, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट. क्या बोला गया है? व्हाट हैज बीन टोल्ड हियर? इफ ड्यू डेट फॉल्स माय डियर स्टूडेंट्स, इफ ड्यू डेट फॉल्स ड्यूरिंग 20th March 20 to 29/6/20. देखो ना, कोविड का पीरियड आ गया. मार्च टू क्या, मार्च, अप्रैल, मई, जून, बराबर है ना? इस ड्यू डेट में अगर आया है एंड टीडीएस नॉट पेड, अगर और टीडीएस नॉट पेड होगा माय डियर स्टूडेंट्स, इन दैट केस मैक्सिमम इंटरेस्ट, इस पे क्वेश्चन आने ही वाला है एग्जाम में, maximum interest would be 0.75% per month or part. Clear everyone? Okay, yes. So this is all about TDS my dear students. अब बताओ क्या TDS डिफिकल्ट है कि नहीं है, कि सिंपल है? Yes. So come on my dear students, please take this down in your books. Come on. Yes. Please take this down my dear students. Then we'll go to the last concept, that is TCS. बहुत ही simple छोटा सा concept है. करण, आपका ध्यान कहाँ होता है? मैं 1000 बार, मुझे लगता है मैंने कम से कम 5 बार बोल दिया क्लास में कि मैंने ड्राइव पे अपलोड कर दिया है, मैंने ड्राइव पे अपलोड कर दिया है, आपको मिल जाएगा. हाँ, डिडक्टर कोई भी हो सकता है. एनी वन कैन बी द डिडक्टर. डिडक्टर ने अगर डिफॉल्ट ये किया तो उसको ये पेनल्टी है डिफॉल्ट में. अब टीडीएस पे कोई भी आपको क्वेश्चन पूछेगा, चाहे वो इवन प्रोफेशनल होने के बाद प्रैक्टिकल लाइफ में भी आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी. व्हाई? बिकॉज हमने उसको एक फ्लो में सीखा है कि कैसे, क्यों, स्टेप वाइज सीखा है, नॉट जस्ट फॉर द पर्पज ऑफ मगिंग इट अप. नहीं होगा डिडक्ट. पर अगर आपको 2.5 लाख का सैलरी मिल रहा है
ओके तो उस पर टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा, पर अगर उसके साथ 2.5 लाख के सैलरी के साथ अगर आपको दूसरा भी और कोई इनकम होगा ना तो डेफिनेटली सैलरी डिडक्ट होगा ही ना। डन डन एवरीवन? ओके यस यस, लेट्स क्विकली मूव अहेड टू द लास्ट पार्ट जिसमें अपने को ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ओके यस, नाउ लिसन टू मी माय डियर स्टूडेंट्स। Yes, the next concept that we are going to discuss is TCS. अब मेन फर्क समझिए, TDS और TCS का मेन फर्क क्या है। TDS में क्या बोला गया है कि अगर आप कोई भी पेमेंट कर रहे हो इन द फॉर्म ऑफ एक्सपेंस तो आप पेमेंट करते वक्त ही उसको डिडक्ट करके, टैक्स डिडक्ट करके सामने वाले को पेमेंट करो। TCS क्या बोलता है? TCS क्या बोलता है? देयर इज वन सेलर एंड देयर इज वन बायर। Okay, now seller is going to do what? Seller is going to sell to you and you are going to make what? You are going to make the payment to the seller. As a buyer, buyer will make the payment to the seller. तो ये पेमेंट करते वक्त collect the tax at source. Collect the tax at source. TCS मतलब tax collection at source, my dear students. This is the difference between TDS and TCS. TDS arises on expenses payment, my dear students. Whereas TCS arises on all kinds of payment which is in the nature of, my dear students, which is in the nature किसी के sell करने के बाद जब आप payment करते हो, okay, which arises on account of sale transactions or such transactions, then it is known as TCS. Clear? I'm trying to make the concept clear to you, my dear students. Yes, अब TCS में my dear students ज़्यादा कुछ डिटेल में जानने की ज़रूरत नहीं है। TCS का पॉइंट यहाँ पे क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज जैसे TDS के रेट्स में चेंजेस हैं वैसे ही TCS के रेट्स में भी चेंजेस है। आपको TCS के रेट्स भी याद करने पड़ेंगे बिकॉज उसमें अमेंडमेंट्स है माय डियर स्टूडेंट्स, बिकॉज उसमें अमेंडमेंट है। और एक पॉइंट में अमेंडमेंट है वो भी मैं डिस्कस कर लेती हूँ अपने MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके यस, authorized dealer receiving from a buyer for remittance out of India and seller of an overseas tour program package. मतलब क्या? Authorized dealer receiving from a buyer for remittance out of India. Authorized dealer जहाँ पे फॉरेन करेंसी आती है माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने फेमा देखा होगा या अगर आपको लॉ का थोड़ा भी नॉलेज होगा तो जहाँ पे भी फॉरेन करेंसी की बात आती है तो ऑथोराइज्ड डीलर कम्स इनटू क्वेश्चन। सो अगर कोई ऑथोराइज्ड डीलर is receiving from a buyer for remittance out of India, इंडिया से बाहर अगर कोई पैसा भेजना है वाया ऑथोराइज्ड डीलर, और एक पर्सन यहाँ पे कवर्ड है, सेलर ऑफ एन ओवरसीज टूर प्रोग्राम पैकेज। ओके, सेलर ऑफ एन ओवरसीज, ओवरसीज मतलब आउट ऑफ इंडिया, टूर प्रोग्राम मतलब ट्रिप, अगर आउट ऑफ इंडिया की ट्रिप का पैकेज आपको कोई बेच रहा होगा तो at the time of debiting the amount payable by the buyer or at the time of receipt of such amount from the said buyer. Okay, जैसे मैंने आपको बोला है, जैसे कि मैंने आपको बोला है at the time of payment or at the time of credit whichever is earlier, but वहाँ पे क्या था? वो TDS था my dear students, वो TDS था। सामने वाले को जब पैसा मिलेगा उसके पहले या आप सामने वाले को पेमेंट करोगे तब उसके पहले, ये TCS है, ये TCS है माय डियर स्टूडेंट्स, बराबर है ना। तो यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है कि अगर एक ऑथोराइज्ड डीलर है, ओके, और अगर एक रेसिडेंट है, और अगर एक रेसिडेंट क्या कर रहा है, ऑथोराइज्ड डीलर को पैसे दे रहा है, ओके, कि आप क्या करो माय डियर स्टूडेंट्स, यू रेमिट मनी आउटसाइड इंडिया। ओके, तो यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है, ओके, यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है, एट द टाइम ऑफ डेबिटिंग द अमाउंट पेएबल बाय द बायर, बायर जब उसको पैसा देगा, ओके, बायर जब उसको पैसा देगा, ओके, तब, या एट द टाइम ऑफ रिसीट ऑफ सच अमाउंट फ्रॉम द सेट बायर, या ऑथोराइज्ड डीलर को जब पैसे मिलेंगे, बायर जब पैसा इसको देगा या ऑथोराइज्ड डीलर को जब पैसे मिलेंगे, ओके, विच एवर इज अर्लियर, तब उसको TCS डिडक्ट करना पड़ेगा। किस रेट पे? ओके, उन्होंने बोला है कि 1 अक्टूबर 20 से ये रेट्स एप्लीकेबल हो जाएंगे। TCS एट द रेट ऑफ 5% फॉर अमाउंट एक्सीडिंग 7 lakhs and is
for a purpose other than purchase of overseas tour program package. The tour operator shall collect TCS on the entire sum as if there is no threshold limit for him. मतलब क्या अगर आप ऐसा कोई पेमेंट करते हो, मतलब अगर आप ऑथोराइज्ड डीलर से रेमिटेंस आउटसाइड इंडिया कर रहे हो और वो 7 लाख रुपए है, तो जो 7 लाख रुपए से ज्यादा है, अगर वो 7 लाख रुपए से ज्यादा है तो जितना अमाउंट एक्सीडिंग है उस पे आपको क्या करना पड़ेगा, टीसीएस करना पड़ेगा 5% से. पर अगर कोई टूर का पैकेज बेच रहा है आपको, ओवरसीज टूर का पैकेज, तो वहां पे टीसीएस 7 लाख के ऊपर वाले अमाउंट पे नहीं होगा, 100% अमाउंट पे हो जाएगा. ओके, नेक्स्ट पॉइंट. TCS at the rate of 0.5% if the amount exceeding rupees 7 lakh is being remitted out is a loan obtained from any financial institution as defined under section 80E for the purpose of pursuing any education. उन्होंने क्या बोला है कि अगर आप आउट ऑफ इंडिया पैसे भिजवा रहे हो, बट जो पैसे भेज रहे हो ना वो क्या है, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ लोन टेकन अंडर सेक्शन 80E. E स्टैंड्स फॉर एजुकेशन. एजुकेशनल लोन होगा तो वहां पे टीसीएस आपको 0.5%. व्हाट इज द कट ऑफ लिमिट, कितना है, 7 लाख. 7 लाख से ऊपर जो होगा उस पर 0.5% से आपको टीसीएस कट करना पड़ेगा. ओके, यस, टीसीएस एट द रेट ऑफ 10% इफ नो पैन और आधार इज फर्निश्ड. यहाँ पे पैन और आधार बोला है बिकॉज हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे कि पैन और आधार अब इक्विवेलेंट माना जाता है. जहाँ पे पैन वहाँ पे आधार, बिकॉज आधार कार्ड को भी वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहते हैं इंडिया में. आगे, a seller who receives consideration for sale of any goods of the aggregate value exceeding 50 lakhs in a previous year. मतलब कोई माल क्या कर रहा है, बेच रहा है, उसको पैसा मिल रहा है. अगर वो पैसा, माय डियर स्टूडेंट्स, 50 लाख से ज्यादा होगा, अदर देन द गुड्स बीइंग एक्सपोर्टेड आउट ऑफ इंडिया, मतलब इंडिया के एक्सपोर्ट का यहाँ पे कवर नहीं होंगे क्योंकि एक्सपोर्ट को वो ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करना चाहते हैं, और गुड्स कवर्ड एल्सवेयर अंडर दिस सेक्शन. ओके, या कहीं और अगर कवर्ड होंगे, मतलब इन शॉर्ट कहीं पे कवर्ड नहीं है तो यहाँ पे कवर्ड है, एक्सपोर्ट नहीं है तो यहाँ पे कवर्ड है. ओके, और 50 लाख से ज्यादा होंगे तो आपको टीसीएस डिडक्ट करना पड़ेगा एट 0.1% ऑफ द अमाउंट एक्सीडिंग 50 lakhs. अगर आपने पैन नहीं दिया, ओके, तो 10% से डिडक्शन हो जाएगा. गेटिंग इट माय डियर स्टूडेंट्स? तो कम ऑन क्विकली लेट्स रिवाइज. ऑथोराइज्ड डीलर 7 लाख से ज्यादा होगा तो 7 लाख से ज्यादा अमाउंट पे टीसीएस एट द रेट ऑफ 5%. टूर पैकेज होगा तो 5% ऑन एंटायर अमाउंट. अगर लोन दे रहे हो आप आउट ऑफ इंडिया, 80E के अंडर कवर्ड है तो 0.5% से टीसीएस डिडक्ट हो जाएगा, अमाउंट एक्सीडिंग 7 lakhs. सो थ्रेशोल्ड लिमिट यहाँ पे 7 लाख है. अगर पैन नहीं दिया तो 10%. अगर सेलर, अगर कोई माल बेच रहा है, अगर सेलर ने कोई माल बेचा और बायर सेलर को पैसा दे रहा है तो 50 लाख से ज्यादा होगा. ओके, तो एक्सपोर्ट छोड़ के और कहीं और कवर्ड होगा तो वो छोड़ के, ओके, यहाँ पे एक्सीडिंग अमाउंट 50 लाख से जितना भी ज्यादा होगा उस पे 0.1% टीसीएस आपको डिडक्ट करना पड़ेगा. अगर आधार नहीं दिया, पैन कार्ड नहीं दिया तो 10%. आगे यहाँ पे ओके, नाउ सी दीज रेट्स, वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू रिमेंबर. कोई ऑप्शन ही नहीं है, कुछ चीजों में कोई ऑप्शन ही नहीं है. अब कुछ तो डिफिकल्ट होना चाहिए ना इनकम टैक्स में, बाकी सब तो इतना ईजी कर दिया मैम ने, हाँ या ना? तो कुछ तो ऐसा होना चाहिए ना जो हमको याद रखना पड़े, राइट? तो यस, सेल ऑफ टेंडू लीव्स 5% का 3.75% कर दिया है. टिम्बर ऑब्टेन अंडर फॉरेस्ट लीज 2.5% का 1.875% कर दिया है. टिम्बर ऑब्टेन बाय एनी अदर मोड 2.5 का 1.875. अगेन 25% से उन्होंने कम कर दिया है. स्क्रैप होगा तो 1% का 0.75. मिनरल ऑयल होगा तो 1% का 0.75%. ओके, ग्रांट ऑफ लाइसेंस, लीज एक्सेट्रा ऑफ पार्किंग लॉट 2% का उन्होंने फिर से 25% से कम कर दिया है. पोल प्लाजा, ओके, देन टोल प्लाजा, सॉरी नॉट पोल प्लाजा, टोल प्लाजा. माइनिंग एंड क्वारिंग, सेल ऑफ मोटर व्हीकल. ओके, एक चीज मेरी बोलनी रह गई. टीसीएस इज यूजुअली कलेक्टेड, इट इज डिडक्टेड फ्रॉम लग्जरी आइटम्स, कार्स, राइट, देन डायमंड्स, देन लिकर, राइट, ऐसे आइटम्स. ओके, इस पे ही टीसीएस डिडक्ट होता है. देन सेल ऑफ मोटर व्हीकल अबव 10 लाख तो 1% का 0.75% कर दिया है. सेल ऑफ एनी अदर गुड्स 1% का 0.75% कर दिया है माय डियर स्टूडेंट्स.
ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट TDS एंड TCS. TCS का जितना मैंने बोला है उतना ही रेफर करो. अगर आप नोट्स में देखोगे तो इट इज एप्लीकेबल, इट इज अ कवरेज, एंटायर कवरेज ऑफ CA एग्जाम्स ऑल्सो, CS ऑल्सो. TCS तो डिटेल में आपके प्रोफेशनल एग्जाम में भी नहीं है, तो डरने की जरूरत नहीं है. मैम ने जितना बोला है उतना करना है. आई रिपीट, ये सब डिटेल्स, ये सारे रेट्स मैंने ऑलरेडी आपके ड्राइव पे अपलोड कर दिए हैं और आपके हो जाएंगे. ये भी उसी प्रिंट आउट में है. सी, यहाँ पे ऊपर है TDS और उसके नीचे है TCS. ओके, यस, और ये पूरा की पूरा आपके ड्राइव पे आपको मिल जाएगा. ओके माय डियर स्टूडेंट्स, so today we can say that we have successfully completed one of the most important chapters from the exam point of view, considering the amendments, TDS and TCS. Getting it? अब मुझे बताओ my dear students, how are you finding this chapter? You're finding it easy? Okay, yes my dear students, good, very good. Okay, yes, see you all in the next lecture my dear students.